228। ठीक। प्रोफेसर साहब, आप म्यूट है, आप म्यूट है प्रोफेसर साहब। हाँ जी, अब आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा चलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे को आ रही है। अच्छा अच्छा, आपकी आवाज मेरे को आ रही है, मेरी आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही इस तरह, पता नहीं क्या चक्कर है। नो इशू, चलो वी कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। ऑडियो सेटिंग, इनपुट, माइक्रो ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू माइक्रोफोन ऑटो लो मीडियम। मतलब हमारी जा रही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर आप? आप सुनाएं, क्या हाल है? बस थैंक यू सर, आप आ गए सर, थैंक यू वेरी मच सर। नहीं बस क्यों नहीं आते? हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं सर, प्रोफेसर राम सिंह हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एफटी से, तो बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। और सिंह साहब हमारे साथ हैं, रवि के पासी हमारे चेयरमैन हैं। सिंह साहब, दरवाजा बंद कर दी। अच्छा, प्रोफेसर राम सिंह जी। हाँ, प्रोफेसर राम सिंह जी हैं। अच्छा अच्छा, अभी फिर वो बाहर हो गए। प्रोफेसर साहब, कैन यू हियर मी? हाँ, अभी अब आ गई, बिल्कुल अभी आ गई, पता नहीं तो नहीं सभी लोग हमारे साथ हैं, चेयरमैन साहब हैं हमारे, रवि पासी साहब हैं। आई नो, यस, बस्सी सर को मिला वो मैं सब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही पूछा है। मैं कि बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर लगभग या हाँ, बहुत टाइम हो गया अब तो। हाँ जी, तो आशा करते हैं कि आगे भी जल्दी जल्दी मिलें और अच्छे अच्छे व्यूज लें। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये तो हटेगा ही अब तो, जो भी है सिस्टम। नहीं, बिजनेस इज ऑन रिवाइवल, बिग डिमांड इज कमिंग अप, स्पेशली फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। मार्केट में काफी है, उछाल है बहुत सारे आइटम्स में, ऐसा फीडबैक मिल रहा है। और अब आने वाला टाइम धीरे से मेरे हिसाब से और अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जो में तो बहुत बड़ा उछाल आया है, हैंडीक्राफ्ट में शायद इतना भी ना आया हो, लेकिन जो रूटीन के गुड्स हैं उसमें काफी बड़ा उछाल आया अभी तो बाजार में, बिग डिमांड कमिंग अप। सर मेरे ख्याल से 4 मिनट ऊपर हो गए हैं, अभी 50 लोग जुड़े हैं, मेरे ख्याल से शुरू करते हैं, लोग आते रहेंगे। इफ द चेयर पम्प सर। हाँ जी, हम शुरू करते हैं, अभी 50 लोग जुड़े हैं, जुड़ते रहेंगे। 200-250 कंफर्मेशन है हमारे पास, तो लोग साथ में जुड़ते रहेंगे जैसे जैसे करके। तो इफ यू परमिट, शुड वी स्टार्ट सर? हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू करो। और मैं तो पार्टिसिपेंट से यही कहना चाहूंगा, इज इट, कैन आई से समथिंग? सर लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन, देन आप बोलिएगा सर। मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं सर। ठीक है। I, on behalf of Export Promotion Council for Handicrafts, welcome you all to today's awareness webinar on effectively positioning products in markets worldwide. I know we have been through difficult times, but rest assured that is in the past now. With the vaccination drive on, with the zest and zeal that our scientists have worked, our medical fraternity has worked, so we can hope that we are in for better tomorrow. And it is time for our exporters to get themselves up and start exporting, because exports, which have literally stopped in the first 2 quarters, have started showing signs of recovery, and with some push will attain the glory that we are used to. To begin with, we have with us our chairman, Sri Ravi K. Pasi. We also have with us Sri Rajkumar Malhotra, Vice Chairman EPCH, and the faculty of the day, Professor Dr. Ram Singh, who needs no introduction as he has been known to us, and he has been one of our important faculties guiding us on various aspects related to exim policy, duty drawback, GST, and so on and so forth.
So without wasting any time, I would request Mr. Pasi to say a few words. Then probably we'll straight away go to Mr. Ram Singh's presentation. Sir. बिल्कुल जी। अभी हमारे वाइस चेयरमैन मिस्टर आर के मल्होत्रा जी भी इसमें अटेंड कर रहे हैं, और प्रोफेसर राम सिंह जी IIFT के अपना बड़े एक्सपर्ट हैं। पहले भी हम इनके साथ 2-4 अपना ये सेमिनार्स किए हैं। ये बड़ी डिटेल के अंदर जाते हैं और बड़ी डिटेल के अंदर आपको बताते हैं कि इसको ऐसे करना है। और ये चीज़ अभी जो समय आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेंडेमिक तो ख़त्म भी ऑलमोस्ट हो रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन इज़ ऑलरेडी देयर। सो आई थिंक ये आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर, किस चीज़ के ऊपर आपने अपना बेस रखना है, कैसी चीज़ बनानी है और कैसे बनानी है, उसको आगे कैसे एक्सपोर्ट के लिए काम करना है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ये वक्त तो अपना प्रोफेसर साहब का ही है। तो प्रोफेसर साहब से जितने भी आप लास्ट में या बीच में भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, हेजिटेट के बिना बिल्कुल आप इनसे पूछ सकते हैं। बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। Professor साहब, you can start. अब thank you sir. शुरू करूं सर? Yeah, Professor साहब. हाँ जी, हाँ जी। सर। So, my respected friend from handicraft export sector, especially our very revered, very respected, and a guiding force to all of us, our chairman, Mr. Ravi K. Pasi, our vice chairman, sir, and also the facilitator for this whole conduct of various programs that we conduct, Mr. Rajesh Ravaji and his dedicated team, very disciplined, dedicated team. Very beautiful evening that we are joining in, my respected friends. My good afternoon to all of you, and let me start my day. So first, my deep appreciations to EPCH and their officials for the times which they are sparing in order to enlighten our exporter or our export community even in this time of crisis. My respected friend, last year has been a painful year, and this year we are going to start with fresh energy, with fresh enthusiasm, and with fresh zest and zeal, so as to overcome the various crises that we have suffered. Today's session will be maybe somewhere around 1 hour I will speak. I would only request all of you, please use me as much as you can. Please never hesitate to ask any question. Questions are your chat box is there. Please feel free. Even beyond the scope of this workshop, your queries, your questions, this workshop may be of interest to many of you and may not be some of you. But if you find any problem related to export and import, my respected friend, EPCH is a platform. I will say it is a temple, it is a gurdwara, it is a church, जहां पर एक्सपोर्ट कम्युनिटी के अच्छे अच्छे सिकंदर आके वर्शिप करते हैं। आई एम वेरी लकी कि यहाँ पर मुझे भी आके आज आपके साथ इंटरेक्ट करने का इस इतने बड़े उत्सव में अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही तहे दिल से राजेश रावत जी का, उनकी टीम का और हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ। प्यारे मित्रों, समय आपका और मेरी तरफ से पूरा उकसावा है आपके, और आप कोई भी मौका ना चूकें मुझे उकसाने का। लेट अस स्टार्ट आवर डे। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, बगैर किसी किताब के, मैं किसी किताब से कोई चीज़ नहीं लूँगा। कुछ मैंने 2 डेफिनेशन लिए केवल एक स्लाइड में, बाकी सारी स्लाइड आपको मिलेंगी। नेवर हेजिटेट, सारी सिंपल डिस्कशन है कि बिजनेस होता कैसे, सीधी सीधी बात है। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड, व्हाट इज पोजीशनिंग? पोजीशनिंग होती क्या है? सबसे पहले बहुत सिंपल भाषा में, व्हाट इज पोजीशनिंग? व्हेन वी से मार्केट पोजीशनिंग, माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, it is important to understand not only the concept of positioning but understand the essence of positioning. When I say essence, it is businessman is not interested in the understanding books कि कॉटलर ने क्या कहा, रिकार्डो ने क्या कहा, माल्थस ने, उसको सीधी सीधी बात चाहिए, इसेंस उसका क्या है। और मैं इसेंस को पकड़ूंगा, कॉन्सेप्ट बस केवल देखने के लिए, बाकी सारा इसेंस ही होगा अगले 2 घंटे तक। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, जस्ट मेक ए स्मॉल एफर्ट्स just to read 2 definition and then we come to essence. It say product positioning is made up of
कोर बिल्डिंग ब्लॉक, ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक को मैंने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि इसको मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं। कोर बिल्डिंग ब्लॉक किसी प्रोडक्ट्स में होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट में कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स उसकी सक्सेस का इंटरनेशनल मार्केट में क्या है पकड़ लेना चाहिए। दैट एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट यूनिक वैल्यू, जो आपके प्रोडक्ट की यूनिक वैल्यू, हर एक इंसान यूनिक है, हर एक प्रोडक्ट यूनिक है और बाजार में हर एक सर्विस भी यूनिक है, और ये यूनिकनेस ही हमें मार्केट में विशेष हमारा कुछ बेनिफिट होता है, हमें कुछ खास बनाती है। रिस्पेक्टेड फ्रेंड, कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स और प्रोडक्ट यूनिक वैल्यू को अंडरलाइन कर लिया जाए। फिर कहती है बाय ब्रिंगिंग टुगेदर योर कस्टमर मार्केट एंड प्रोडक्ट नॉलेज। तीन चीजों को अब जिक्र किया, कस्टमर की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज और मार्केट की नॉलेज। देखो सर, मार्केट है, मार्केट एक लैंडस्केप है, उसके ऊपर कस्टमर है और फिर प्रोडक्ट की नॉलेज, तीनों चीजें, ये तीनों चीजों को जोड़ना है, अंडरलाइन कर लेंगे, आगे समझेंगे इसको हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के हिसाब से क्या बात है। यू अलाइन द ब्रॉडर टीम अराउंड द बेस्ट वे टू पोजीशन योर प्रोडक्ट फॉर सक्सेस। बस जो मुझे खास खास बातें थी मैंने अंडरलाइन कर ली, मैं आगे अगली डेफिनेशन पे आता हूं। वो कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज ए फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट प्रेजेंट्स द बेनिफिट्स। ये बेनिफिट और ऊपर वाला प्रोडक्ट यूनिक वैल्यू एक ही बात है, चाहे उसको यूनिक वैल्यू कह दो चाहे बेनिफिट कह दो, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। और क्या कहते हैं, मार्केट रिसर्च एंड फोकस ग्रुप, ऊपर कहा मार्केट कस्टमर प्रोडक्ट, एक ही बात है। इसका मतलब डिफिनीशनें मास्टरों का काम है लिखना और अपनी किताबें बना बना के बाजार में बेचना, सीधी सीधी बात है, उसमें खास खास बातें उठा ली जाएं जो बिजनेसमैन के काम किए और वो हमने अंडरलाइन कर ली, और फिर उसको का ऑडियंस टारगेट बेस, ये सारी बातें। अब ये सब थ्योरी है, ये सब किताबी ज्ञान है, इसको छोड़ दो एक मिनट के लिए। और प्यारे मित्रों, की टेक अवे इससे ले लो कि ये बात पूरी है क्या, इसेंस क्या है, इस पूरी आज के डिस्कशन का इसेंस क्या है। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, पहली डेफिनेशन से बहुत खास बात निकली। वैल्यू, इसका मतलब बेनिफिट, कस्टमर, मार्केट, प्रोडक्ट, मार्केट रिसर्च, फिर लिखा पोजीशन योर प्रोडक्ट, फिर लिखा टारगेट ऑडियंस, एक ही बात है। दोनों डेफिनेशन में मोटा मोटी दो लोग शब्दों का जाल बुन के एक ही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और यही मार्केटर का काम है, एक्सपोर्टर का काम है कि वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाए, बाजार में इस तरीके से पोजीशन करे कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में एक यूनिक वैल्यू को एक्सेप्ट कर पाए, कस्टमर के लिए बेनिफिट, उसको बेनिफिशियल महसूस हो। वो बेनिफिशियल है या नहीं है वो बात की बात है, बट द कस्टमर शुड फील दैट दिस प्रोडक्ट इज हैड सम इनहेरेंट, इनेट, नेचुरल और अदर यू से ना परसीव्ड बेनिफिट फॉर द कस्टमर। पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्यारे मित्रों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, किसी भी, जैसे इंसान की सक्सेस में या किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत सारे होते हैं, इसी प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक चार है। देखो बिल्डिंग ब्लॉक बने हुए हैं, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट और प्राइस। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा इस बात को। ये चार चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, चार चीजें, ये चार बिल्डिंग ब्लॉक हैं। सक्सेस प्रोडक्ट की इन्हीं चार फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, और इन इर्द गिर्द को घूमने के लिए ये कहिए मार्केटर, इसको थोड़ा और इसको निखारा जाए, इसकी बात को पकड़ा जाए। देखो 4P इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे मित्रों, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में 4P इंपॉर्टेंट नहीं है, 4C इंपॉर्टेंट है। अगर हम C पकड़ लें तो P हमें समझ में आ जाएगी। हमें P नहीं पकड़ने, हमें कॉटलर को बाद में पढ़ना है, पहले हमें अपने आप को पढ़ना है कि मैं क्या हूं। फर्स्ट थिंग, वट एवर यू डिजाइन माई रिस्पेक्टेड फ्रेंड, कस्टमर इज लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन। वो उसको कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन, या तो सोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, परसीव्ड सोल्यूशन हो सकता है या एक नेचुरल सोल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू ड्राइव ए कार, माय प्रॉब्लम इज कम्यूटिंग। कार है मार्केट में, कार एक हो सकती है, वैगन आर भी हो सकती है, और एक सेंट्रो भी हो सकती है, और एक एर्टिगा भी हो सकती है, और भी कारें हो सकती है। ये एक नज, फिर उसमें एक स्टेटस जुड़ गया कि महंगी कार, लग्जरी वाली कार, पोजीशनिंग, उसी हिसाब से प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होती है। कस्टमर का सोल्यूशन, कोर वैल्यू का सोल्यूशन में भी टू द कोर प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर और टू हिज परसीव्ड का मतलब उसका स्टेटस, उसकी एस्टीम, उसकी रेस्पेक्ट, या इस चीज को ओन करने से उसकी मार्केट में जो है उसका एप्रिसिएशन होगा। इसलिए एंड कस्टमर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन टू वट एवर ही बाय। जब भी वो कोई सामान खरीदता है तो वो कोई सामान नहीं खरीदता है, वो अपनी समस्या का निदान ढूंढता है, अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। और अगर हम अपने प्रोडक्ट को जब डिजाइन करें
हम ये ना सोचे हमारा प्रोडक्ट क्या है, पहले ये सोचे कि व्हाट सोल्यूशन माय प्रोडक्ट ऑफर, मेरे प्रोडक्ट से लोगों को क्या सोल्यूशन मिलेगा। और जो जो प्रोडक्ट सोल्यूशन देते हैं प्यारे मित्रों, वो अच्छे प्रोडक्ट कहलाते हैं। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि बात आप तक पहुंच जाए। आज से कोई 20 साल पहले एक ना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट आता था बाजार में, बाद में उसका नाम उस समय HLL कहते थे, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट आता था। एक हम लोग रानी पाल करके एक डिब्बी लाते थे घर में, मुझे याद है, आई रिमेम्बर, स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो स्कूल की ड्रेस व्हाइट कलर की होती थी और उस व्हाइट कलर को नील जरूर लगाना पड़ता था, नहीं टीचर मारता था। क्लास में कहता था कि भाई तुम्हारी शर्ट में नील नहीं लगा हुआ, टीचर पिटाई लगाता था। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, मजबूरी थी, टीचर बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, और छोटे टाउन्स थे वहाँ टीचर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, घर पे शिकायत आ जाती। तो मेरी मदर अक्सर एक रानी पाल की डिब्बी लाती थी और जब शर्ट को वॉश किया जाता था बाद में उसको बाल्टी में डाल के और शर्ट को हम लोग सुखा देते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो शर्ट जब हम सुखाने के लिए डालते थे तो उसमें बहुत सारे धब्बे होते थे, धब्बे। और उन धब्बों को देखिए कंपनी ने कैसे उठाया, ये धब्बा मास्टर बन गया। वही प्रोडक्ट को बाद में एक और कंपनी आई, उसका नाम था ज्योति लैबोरेटरीज, उसने भी वही चीज बनाई। उसने एड में ये पोजीशन किया कि व्हेन यू यूज ए नॉर्मल पाउडर वाले, अगर आप ये यूज करते हो यू बिकम धब्बा मास्टर, लेकिन अगर आप ये ज्योति 4 बूंदों वाला आया नया उजाला, पोजीशनिंग, सिर्फ पोजीशनिंग, सेम प्रोडक्ट, हायर प्राइस्ड, हाई बेटर, उसका सोल्यूशन का समाधान क्या था, मुझे मेरी शर्ट एकदम चमचमाती नीली चाहिए, वो मुझे नीली नहीं मिल पा रही है और मैं धब्बा मास्टर बन जाता हूं। प्यारे मित्रों, जब वही बात दूसरी कंपनी ने एक लिक्विड फॉर्म में वही नील को पाउडर में ना रह के, पिसा हुआ नील ना रह के, जैसे नॉर्मल हमने देखा मार्केट चीज ली और पीस के दे दिया, बाद में उसको सोल्यूशन बना के दे दिया, वो बन गया सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन होता है यही कस्टमर ढूंढता है। कस्टमर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन एंड इट हैज बीन सच ए ब्यूटीफुल सोल्यूशन कि ये रानी पाल, टोनी पॉल और इस तरीके से 3-4 मार्केट में नील आते थे, वो मार्केट से गायब हो गए, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, लोग उनको भूल गए। लेकिन ये जो रानी पाल, जो ये बाद में आया उजाला 4 बूंदों वाला, इसने मार्केट पे अपनी पकड़ बना ली क्योंकि इसने कस्टमर को सोल्यूशन दिया। यही बात प्यारे मित्रों हमको अपने प्रोडक्ट में, जब भी हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, चाहे वो बेम्बू क्राफ्ट हो, चाहे वो स्टोन क्राफ्ट हो, चाहे वो ब्रास क्राफ्ट हो, चाहे वो पेपर क्राफ्ट हो, चाहे वो कॉयर मेटिंग हो, या कुछ और टेक्सटाइल और या लेदर से रिलेटेड सामान हो, प्यारे मित्रों हमें कस्टमर के लिए सोल्यूशन, उसमें हम क्या उसके लिए सोल्यूशन दे रहे हैं उसको हमें ढूंढना है। सेकंड चीज बात आओ, कस्टमर का बिल्डिंग ब्लॉक सेकंड क्या है, जो सेलिंग प्रपोजिशन है, कॉस्ट। देखिए अगर आपका मार्केट में प्राइस है $1000 का या $400 $100 का और आपका प्राइस उससे महंगा, कस्टमर इज आल्सो प्राइस सेंसिटिव, यू मस्ट बी अवेयर, एवरीवेयर प्राइस मैटर्स, इट मे नॉट मैटर मच इन वेस्टर्न कंट्री इफ product offer unique perceived benefits and services, otherwise price matters even in developed country now, and the one who will be most cost efficient will be able to price his product better and will be able to sell his market। मैं केवल एक एग्जांपल के द्वारा बताऊं ये बिल्डिंग ब्लॉक 4 क्या है। पहले मैंने एग्जांपल लिया, मैं अलग अलग सेक्टर से एग्जांपल लूंगा, फिर लास्ट में सारा हैंडीक्राफ्ट पे ही आऊंगा टोटल, पर मैं पहले बिल्डिंग ब्लॉक आप तक अपनी बात पहुंचा लूं। प्यारे मित्रों, दुनिया में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी चाइना, जिसमें सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बनते हैं, चाइना ने लास्ट ईयर प्यारे मित्रों लगभग 5 करोड़ लगभग इसको कितना कहा जाएगा 50 मिलियन के आसपास उन्होंने मोटरसाइकिल बनाई है। 5 करोड़ मोटरसाइकिल, दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। और वो मोटरसाइकिल जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं आपको बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजी में भी इतनी बेटर नहीं है, लेकिन 5 करोड़ चाइना ने मोटरसाइकिल बनाई, 3 करोड़ मोटरसाइकिल डोमेस्टिकली बेचे, 2 करोड़ मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट किए। पहली बात क्लियर हो गई, 5 करोड़ बने, 2 करोड़ डोमेस्टिकली बिके, 2 करोड़ एक्सपोर्ट हुए मोटरसाइकिल। चाइना लीस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल अच्छी चाइना की नहीं है, चाइना इज नॉट गुड इन टेक्नोलॉजी पर से मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। देयर आर 2 एरियाज वेयर इंडियंस आर मच बेटर। ये कौन कौन से हैं देखना ध्यान से, ट्रैक्टर एंड मोटरसाइकिल, दोनों के मामले में। अब हिंदुस्तान में जो मोटरसाइकिल बनती है वो भी हिंदुस्तान मैन्युफैक्चर 2 करोड़ मोटरसाइकिल लगभग हमारे यहाँ हीरो और होंडा और टीवीएस मिला के 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल बना देते हैं लगभग। सारे प्लेयर्स बना के लगभग हिंदुस्तान में 2 करोड़ मोटरसाइकिलें बनती हैं।
लगभग लगभग मान के चलिए आप 1 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट हो जाती हैं, सॉरी 10 लाख के हाँ यस 1 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट हो जाती है और बाकी हिंदुस्तान में बिकती हैं। प्यारे मित्रों 10 मिलियन मोटरसाइकिलें हर साल हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होती है, विच बिकम 1 करोड़। प्यारे मित्रों सबसे बड़ी मार्केट अफ्रीका, देखो अफ्रीका में जब ये अफ्रीका में मोटरसाइकिल जाती है तो प्यारे मित्रों अफ्रीका में ये अलग पर्पज के लिए यूज होती है। आगे कुछ स्लाइड्स होंगी मैं दिखाऊंगा उसमें। ये जो मोटरसाइकिल है ये चाइना की मोटरसाइकिल ज्यादा बिकती है क्योंकि कॉस्ट $350, हमारी की $600। हमारे यहाँ कोई भी मोटरसाइकिल $600 से नीचे नहीं बिकती है। हमारी मोटरसाइकिल महंगी है, उनकी मोटरसाइकिल सस्ती है। कॉस्ट बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी बेटर है, ट्रैक्टर की भी बेटर है लेकिन हम कम बेचते हैं, मोटरसाइकिल की भी बेटर है लेकिन हम कम बेचते हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, बेटर प्रोडक्ट्स है, हमें पता है इस बात का। डिफेंस प्रोडक्ट्स में भी हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, चाइना के पूरा है, लेकिन फिर भी बिकते ज्यादा चाइना के हैं क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा है। एक ये मार्केट में ये जो कॉस्ट है ना ये कस्टमर को लुभाती है। तो आपका पहला बिल्डिंग ब्लॉक की उसकी समस्या का सोल्यूशन, दूसरा कॉस्ट कटिंग या बेटर प्राइस, तीसरा कम्युनिकेशन जिसमें पोजीशनिंग खास बात आएगी, और चौथा कन्वीनियंस माने डिस्ट्रीब्यूशन उसको माल लेने में सुविधा हो, विच कैन बी ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं या फिजिकली आपका एक नेटवर्क जो कि रिटेल शॉपिंग मॉल, रिटेल मॉल या और जो मीडिया है थ्रू वेंडर्स, जिस तरीके का भी प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें आप कितना कन्वीनियंटली अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। कस्टमर ढूंढता है प्लेस नहीं ढूंढता, वो कन्वीनियंस ढूंढता है, उसको शॉपिंग में जो सामान इजिली मिल जाएगा, कंफर्टेबली मिल जाएगा, उठा लेगा। और इसी प्रकार से कम्युनिकेशन, प्रमोशन नहीं, ही वांट टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड अबाउट बेनिफिट्स, अबाउट यूसेज, अबाउट यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। जरा देखा जाए सीधी सीधी बात है, ये जो कुल मिला के जो बात है ये 4 चीजों पे बात है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, और यही इसके बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरा क्या है जरा ध्यान से देखना, प्रोडक्ट यूनिक वैल्यू। फिर वो प्रोडक्ट में पहली बात बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए हमने समझ लिया, दूसरा यूनिक वैल्यू या इसका बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स के क्या है, जरा देखो ध्यान से, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट के यूनिक वैल्यू क्या है। एक लग्जरी कार है और एक चीप कार है। देखो लग्जरी कार की मर्सिडीज की पोजीशनिंग कैसे है और नैनो की पोजीशनिंग कैसे है। नैनो को पोजीशन किया गया बाजार में, नैनो वाज नॉट ए बैड कार, इनफैक्ट नैनो की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बहुत पुअर थी। मैं आपको बताऊं कैसे। जब नैनो लॉन्च हुई तो बाजार में खूब ढिंढोरा पीटा गया कि ये चीपेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे सस्ती कार है, चीप कार, ये वर्ड बार बार कहा गया और इसको बार बार मार्केट में कस्टमर को बताया गया। लाख टकिया, इसको 1 लाख टकिया, लख टकिया बोला गया, 1 लाख रुपए की बोला गया, या दुनिया की सबसे सस्ती कार। और दुनिया भर में जितनी नैनो को कवरेज मिली मीडिया में फ्री में बगैर पैसा खर्च करे, मेरे हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च होने से पहले इतनी बड़ी नहीं मिल सकती है। दूसरी क्या कार है, लग्जरी कार है। देखो मर्सिडीज, ये अपना, इसकी अपनी पोजीशनिंग है, ये एक कार है नॉर्मल, इसकी अगर कॉस्टिंग अगर 40-30 लाख भी बनाने की आएगी, ये बेचेंगे 90 लाख की। ये केवल हाई स्टेटस के लोगों के लिए, रिच लोगों के लिए, जो सेल्फ एस्टीम, अगर कॉमन आदमी मर्सिडीज चलाने लगा तो मर्सिडीज विल लूज इट्स रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन। दे हैव सिंपल टारगेट इन एवरी मार्केट, दे शुड नॉट हैव मोर देन 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर बाजार में 100 लोग हैं तो एक से ज्यादा के पास नहीं, ये भी बहुत ज्यादा नंबर हो गया हिंदुस्तान जैसी कंट्री के लिए। नॉट इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज ए प्रोडक्ट रिजर्व फॉर यूज ऑफ सम पीपल। बाकी लोग इससे एनवर्स होते रहे देख के और ईर्ष्या करते रहे इसको देख के। ये दूसरे लोगों को, जब आप एनवर्स होंगे तो जो ओनर्स है उसको प्राइड मिलेगी। ये आप जब नेबर्स एनवीएस एंड ओनर्स प्राइड, एक ऐसे पहले टीवी का ऐड आता था। ये जो बेसिकली जो ये प्रोडक्ट है लग्जरी प्रोडक्ट्स, इसकी थीम, इसकी स्ट्रेटजी, इसकी पोजीशनिंग इस हिसाब से की गई है। देखिए जब कोई आदमी कार ओन करता है तो क्या देखता है, फिर उसी हिसाब से सीधा सीधा आगे हैंडीक्राफ्ट पे आ जाएंगे। बात को पहले कन्वे कर लिया जाए। जब कोई कार खरीदता है हिंदुस्तान में, वाई नैनो फेल्ड, नैनो की सबसे बड़े फेलियर का कारण, इट वाज नॉट ए बैड प्रोडक्ट, मे बी बाय प्राइस इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट, सबसे नॉट वेरी गुड प्रोडक्ट, ऐसा मैं नहीं कह सकता, इट इज ए वंडरफुल प्रोडक्ट बट इट इज नॉट ए बैड प्रोडक्ट, इट्स प्राइस इज चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। बट इसका कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन माने कस्टमर को क्या कहा, चीप कार, चीप कार, चीप कार। मैं देखो जरा ध्यान से, चीप कार हिंदुस्तान में जब आदमी कार खरीदता है तो देखो, जब आदमी कार लेके घर पे आता है, देखो जरा ध्यान से सोचना, हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, किसी भी इंसान के पास अगर नैनो कार है और एक ही कार है, नैनो कार है,
पहला परसेप्शन हमेशा बगैर बात किए, देखिए हमारा माइंड कितना फीड है, कितना हम लोगों को बचपन से सिखा दिया गया है कि कार से आदमी का स्टेटस डिसाइड होता है। पहली बात देखिए, देखिए हम लोगों को बचपन से जाने अनजाने किसी को भी, मैंने कॉमन इंडियन को ये सिखा दिया गया है कार कौन सी कार है। यहाँ तक कि जब हम कभी कोई शादी की बात करते हैं तो पहले अगर कोई रिश्तेदार की बात होती है, मकान, दुकान, बिजनेस, फिर पूछते हैं कार क्या है। कार हिंदुस्तान में एक स्टेटस सिंबल है। इट इज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टेड। बिल्कुल, कारें बहुत सारी है बाजार में, कार से ही आदमी का स्टेटस डिसाइड होता है। कोई फॉर्च्यूनर पे जा रहा है, आदमी कहता है यार ठीक, बड़ा ठीक है। अगर मर्सिडीज पे जा रहा है भाई बात क्या, अगर फेरारी पे जा रहा है भाई इसके तो पूछने ही क्या, भाई रिच मैन जो फेरारी पे बैठा, भले वो ड्राइवर हो लेकिन अगर फेरारी चला रहा है तो मान में स्टेटस आ जाएगा, भाई इसके घर फेरारी खड़ी है, इसके घर पे लैम्बोर्गिनी खड़ी है, इसके घर पे BMW खड़ी है, इसके घर पे ऑडी खड़ी है। स्टेटस ये इंडिकेट करता है। और स्वाभाविक रूप में कोई भी माता पिता, अगर कोई नया आदमी नई नई जॉब लगी हो और नैनो पे जा रहा हो, अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो सोचेगा नैनो पे इसका मतलब इसके पास इनकम नहीं है, ये इस लायक ही नहीं है कि एक अच्छी कार भी ले ले, ये चीप कार है। चीप का मतलब गरीबों की कार है, ये गरीबों का प्रोडक्ट है। और गरीब लोग इस लायक नहीं थे कि वो इस कार को अफोर्ड कर लेते, जो हिंदुस्तान के गरीब थे। और जो अफोर्ड करने वाले थे उनको शर्म महसूस होने लगी इस कार से। सबसे चीप होते हुए, सबसे अच्छा प्रोडक्ट होते हुए, ठीक ठाक, रीजनेबली, बहुत अच्छा नहीं, रीजनेबली ठीक ठाक प्रोडक्ट होते हुए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कंट्री में, लगभग टाटा का नाम जिसके साथ जुड़ा हो, कोई छोटी मोटी कार नहीं थी। बैड पोजीशनिंग की वजह से ये प्रोडक्ट बाजार में बिल्कुल फेल हो गया। लॉन्च होने के बाद में इसको बिल्कुल इट इज ए डेड प्रोजेक्ट वर्थ करोर्स ऑफ रुपी। एंड आई विल only find one option, one thing that Tata always neglected, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी जब कार खरीदता है तो कार नहीं खरीदता, कार में एक प्राइड लेता है, एक स्टेटस लेता है, एक रिस्पेक्ट अर्न करता है, एक एप्रिसिएशन अर्न करता है। वो नैनो में मिसिंग था। और 2018 के बाद में मुझे जो पता लगा, जुलाई 2018 में लास्ट नैनो कार बनी है। अब ये एक डेड प्रोजेक्ट हो चुका है प्यारे मित्रों। यहाँ से हमारी बात शुरू होती है। मैंने सिर्फ बात अपनी कन्वे करी कि पोजीशनिंग, अच्छा प्रोडक्ट होते हुए भी हमारी पोजीशनिंग खराब हो सकती है। देखो जरा सा, मैं एक और प्रोडक्ट ले लूं, साथ साथ मैंने एग्जांपल लिया था। दूसरा पोजीशनिंग, पहली पोजीशनिंग हमने कहा, देखो ये दो प्रोडक्ट थे, चीप कार और लग्जरी कार। एक एग्जांपल और ले लेते हैं साथ में, मोटरसाइकिल का। देखो जरा सा, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया पहले को, तो मैं अभी नेट पे भी लेके चलूंगा, कुछ ऑप्शन खोल के दिखाऊंगा मैं आपको, या कुछ मैंने पिक्चर्स लगाए हैं। देखो हिंदुस्तान की मोटरसाइकिल एक ड्यूरेबल मोटरसाइकिल है। आप मानो या ना मानो, हिंदुस्तान से अगर एरोप्लेन HAL से बना हो, फार ड्यूरेबल है देन ए एरोप्लेन मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। चाइना की जो इंडस्ट्री है वहां पर यह माना जाता है बनाया टूटा खत्म, रिपेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी कंट्री में रिपेयर का कॉन्सेप्ट है, हम चीजों को कई कई साल रिपेयर करके चलाते हैं। चाइना के लोगों को बचपन से सिखाया गया बनाओ और टूट जाए, बनाया टूटा। वहां हर इंडस्ट्री ऐसी है। और मैं इसका एग्जांपल लेता हूं 4-5 आपको बात कन्वे करने के लिए। दुनिया में कोई भी वेसल बनता है, वेसल जहाज बनता है, जो जहाज माल ढुलाई होती है आपके सामान की, उसकी यूजुअली लाइफ 20 साल होती है। लेकिन अगर वो मेड इन चाइना है तो उसको इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और उसके नीचे जो जो हमारी जो सर्टिफाइंग बॉडी होती है, जो सीवर्दीनेस का सर्टिफिकेट देती है कि ये सीवर्दी है या नहीं है, वो 12 साल या 16 साल से ज्यादा सर्टिफिकेट देती नहीं है। वो मानती हैं कि चाइना का बना हुआ जहाज 12 साल से ज्यादा चल ही नहीं पाएगा। अगर वो कोरिया में बना है, इंडिया में बना है तो 20 साल का सर्टिफिकेट, अमेरिका में बना है, रशिया में बना है, जापान में बना है 20 साल का सर्टिफिकेट, चाइना में बना है 12 साल का या 16 साल का। ये दुनिया मान चुकी है कि दे ओनली मैन्युफैक्चर एंड थ्रो, मैन्युफैक्चर थ्रो, मैन्युफैक्चर। उनकी इकोनॉमी का साइकिल, उनका सीक्रेट ये है, उन्होंने ये चीज ऐसा समझा नहीं कि चीज की एक लाइफ होगी। वो कहते चीज बनाओ और चीज टूटेगी। ड्यूरेबिलिटी, ये जो ड्यूरेबिलिटी है चाइनीज सामान में हो ही नहीं सकती। ये हमारी बात दिमाग में पोजीशन हो गई। और वही देखो मोटरसाइकिल, मैं कुछ कंट्रीज का एग्जांपल लूंगा जो मैंने ट्रेवल की है। देखिए चाइना दुनिया में 3 करोड़ मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करता है और हिंदुस्तान 1 करोड़ मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करता है। गैप बहुत बड़ा है, $350 की बेचता है, $600 की बेचता है। लेकिन हिंदुस्तान फिर भी ज्यादा मोटरसाइकिल बेचता है कुछ मार्केट्स में। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, कौन कौन से, केन्या, तंजानिया, युगांडा,
रवांडा, बुरुंडी, ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी, हिंदुस्तान ज्यादा मोटरसाइकिल बेचता है, ज्यादा ट्रैक्टर, महंगा ट्रैक्टर पर ज्यादा बेचता है। पूरे अफ्रीका में इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ज्यादा मोटरसाइकिलें और ज्यादा ट्रैक्टर बेचता है। महिंद्रा ट्रैक्टर, युवराज वहाँ पॉपुलर, अर्जुन पुत्र, ये इतना पॉपुलर है मैं बता नहीं सकता आपको। अफ्रीकन इसको जब हम जाते हैं, मैं कई बार देखता हूँ अर्जुन पुत्र, मुझे बड़ी प्राइड मिलती है मेरे कंट्री का ट्रैक्टर है, और बड़ी वो इसको शान शौकत है घर में अपने खड़ा करते हैं जैसे हमारे यहाँ किसान रखता है। प्यारे मित्रों, हमारी मोटरसाइकिल ड्यूरेबल है, चाइना की ड्यूरेबल नहीं है। चाइना की मार्केट, चाइना का कन्वीनियंस, चाइना की जो कैपेसिटी है सेल करने की, वो हिंदुस्तान से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन मोटरसाइकिल ड्यूरेबल कहाँ की है? हिंदुस्तान की। जरा इसका एग्जाम्पल देखो ड्यूरेबिलिटी का, देखो जरा अफ्रीका देखो, अफ्रीका में क्यों ज्यादा मोटरसाइकिल बिकती है? अफ्रीका में लोग मोटरसाइकिल के यूजेज देखो जरा सा, ये पूरा घर का सोफा सेट, पूरा का पूरा देखो इसको, इसकी आप हिम्मत देखिए कि पूरा का पूरा सोफा सेट ही मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है। देखिए यहाँ देखिए, ये टैक्सी। अफ्रीका में बाइक का मतलब बाइक नहीं है, बाइक इज ए टैक्सी। मैं भी बहुत जब जाता हूं तो मुझे अगर घूमने जाना होता है तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, इसको कहते हैं वहाँ लोकल लैंग्वेज बोडा बोडा, ये वहाँ की शैली लैंग्वेज। इसी प्रकार से मैं नीजर गया था कुछ समय पहले, इस कोरोना से पहले, पीकी वहां पीकी कहते हैं। और इसको साउथ अफ्रीका में टाक्सीमोटो, टैक्सीमोटो को टाक्सीमोटो कहते हैं, टाक्सीमोटो। वहां पर ऐसे रोड पे किनारे जैसे हमारे यहाँ खड़े होते हैं, आजकल हमारे भी कंट्री में कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, मोटरसाइकिल सवार खड़े होते हैं। देखिए ये कोई व्हाइट कपल है, घूमने आया है, इसको ट्रेवल करना है, और ये देखिए एक और व्हाइट है। तो ये इस तरीके से मोटरसाइकिल सवार ले लेंगे और पूरा कंट्री मोटरसाइकिल पे, आस पड़ोस के टाउन सिटीज को ऐसे एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल की पोजीशनिंग वहां पर ये है, मोटरसाइकिल नहीं है। हिंदुस्तान में मोटरसाइकिल का मतलब होता है घर में कि छोटे मोटे सिटी के काम, आस पड़ोस का सब्जी लाना, दूध ले आना बाजार से जाके, या छोटा मोटा डॉक्टर के पास जाना, कार स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, चलो भाई फट से स्टार्ट करिए, जरा 2 मिनट, 200 मीटर पे तो डॉक्टर है, 1 किलोमीटर पे वहां चले जाते हैं, मेडिकल स्टोर से सामान पकड़ लाएंगे। हमारे सिटीज में यही पर्पज है, हम इसलिए छोटा मोटा घर पे एक 2 व्हीलर, बच्चा ट्यूशन जाएगा भाई 2 किलोमीटर यहाँ से फट से होके आ जाएगा, दैट्स द पर्पज। वहां मोटरसाइकिल की पोजीशनिंग ये नहीं है। वहां मोटरसाइकिल सेम प्रोडक्ट, देखिए एक वही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वही है जो हिंदुस्तान में एज ए मेथड ऑफ कन्वीनियंस यूज हो रहा है, वही प्रोडक्ट वहां टैक्सी टैक्सी के रूप में, बोडा बोडा के रूप में यूज हो रहा है, जिसपे सवार होने वालों की तादाद देखो। स्कूल छोड़ने वाला बच्चा, देखिए ये एक्चुअल फोटो है, ये स्कूल छोड़ने वाला बच्चा जो है, ये बेसिकली ज्यादा फोटो मैंने तंजानिया से क्लिक किए हुए हैं, नेट पे भी बहुत सारे ऐसे फोटो पड़े मिल जाएंगे आपको। ये देखिए स्कूल छोड़ने जा रहा है, 2 बच्चे आगे हैं और 4 पीछे हैं। इमेजिन मोटरसाइकिल शुड बी सो स्ट्रॉन्ग, आप समझ गए होंगे। ये स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, देख लो हिंदुस्तान की मोटरसाइकिल है, जैसे हमारी कंट्री में स्प्लेंडर होती है। देखो ये प्लेटिना है, ये जो लेके जा रहा है सज्जन, और इसने पूरा सोफा उठा रखा है, और इसने तो पूरा अपनी फैमिली ही लग रहा, सारे दोस्तों को आज खुशी मनाने का दिन लग रहा है सारे। I do not know how they are able to adjust so many, 1 2 3 4 5 6 people on one bike. Positioning of the bike, that bike must be, कैसी बाइक होनी चाहिए? ड्यूरेबल बाइक। देखो चाइनीज, दे आर हाईली envious of us in African market, that how Indians are able to sell so many motorcycle from Bajaj company, TVS company and especially from होंडा कंपनी। ये 3 लोगों की पकड़ ज्यादा है, सबसे ज्यादा बजाज की। और वहां तो वर्ड एक यूज होने लगा है, बजाजी वर्ड यूज करते, बजाजी। इसको मोटरसाइकिल को शॉर्टकट में जैसे वर्ड भी नहीं यूज करते, बजाजी कहते, बजाजी पे जाना है। मुझसे कहेंगे वो जैसे जो टीचर होता है उसको कहते हैं मलीमू बजाजी, माने आप मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाओ, हम फलानी जगह हैं। कई बार आस पड़ोस में कोई आस पड़ोस जगह होती है, कार हर जगह अफोर्ड करना, $100 की कार मिलती है एक दिन के लिए, कई बार नहीं होती है, तो 100-200 मीटर 400 मीटर इधर उधर कहीं खड़े हो, आपस में मिलना हो किसी को, तो कहता है इस रेस्टोरेंट पे आ जाओ, टेक योर बजाजी एंड कम। और रोड पे ऐसे खड़े होते हैं, यू टेक बजाजी, यू गो टू द प्लेस। मार्केट क्राउडेड होते हैं, यू अवॉइड टेकिंग अ कार बिकॉज मार्केट्स आर वेरी क्राउडेड, एंड बजाजी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 100 सीसी में। और ये चाइनीज मोटरसाइकिल दिखने से नहीं लग रहा, इसका इंजन की कैपेसिटी देखो, ये 2 से ज्यादा खींच नहीं सकती है। हिंदुस्तान की मोटरसाइकिल की पोजीशनिंग अच्छी होने की वजह से, ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से ये ज्यादा सक्सेसफुल रही है। इसी प्रकार से सेम प्रोडक्ट देखिए, मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट सेम है। यहाँ देखिए, यहाँ बजाज ड्यूरेबल, और यहाँ इस तरीके इसको कैसे यूज कर रहे हैं। सेम मोटरसाइकिल की पोजीशनिंग अगर यूरोप में और वेस्टर्न कंट्री में करना है, क्रूजर, वहां मोटरसाइकिल
हमारे यहाँ कन्वीनियंस है, अफ्रीका में सेम मोटरसाइकिल की पोजीशनिंग, ड्यूरेबिलिटी, सामान ढोना टैक्सी मोटो के रूप में, सेम मोटरसाइकिल इन वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, क्रूजर या स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शेयर विद यू, यूरोप के अंदर मोटरसाइकिल लेना बहुत बड़ा महंगा सौदा है। आप मोटरसाइकिल का दाम सुनेंगे आपको विश्वास नहीं होगा, $50,000 एक मोटरसाइकिल जैसी सामने आपके खड़ी है, $50,000, $40,000 पर पीस। हमारे यहाँ $600 की मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है 800 सीसी से और 1500 सीसी 2000 सीसी तक जाती है। ये बेसिकली हर एक आदमी के पास मोटरसाइकिल नहीं होती। अभी ट्रेंड आ रहा है वहां पर भी, जब से गूगल ईट और ये जो आ गए हैं, ये जो क्या कहते हैं हमारे बहुत सारे जोमोटो टाइप के, तो आजकल वहाँ डिलीवरी बॉय के रूप में पेपर देने वाला मोटरसाइकिल। माय लास्ट ट्रेवल वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019 टू जिनीवा। आई कैन सेंस एंड सी कि बहुत सारे इस तरीके से आ गए हैं, लेकिन ज्यादातर बहुत अल्ट्रा रिच लोगों के पास ही मोटरसाइकिल होती है। और मोटरसाइकिल इज बेसिकली कंसीडर्ड टू बी ए स्टेटस सिंबल, जो गर्मियों में मतलब पहाड़ों पे ले जाके चढ़ाई उतार ली, केवल शो ऑफ करना मार्केट में, इस तरीके से केवल क्रूजिंग या कुछ दिखावा स्टेटस सिंबल के लिए ही वहाँ मोटरसाइकिल यूज होती है। एक प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट रिसर्च, कहीं पर वो कन्वीनियंस के रूप में यूज हो रही है, देखिए कहीं पर वो सेम प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, सामान ढोने टैक्सी मोटो में यूज हो रहा है, और कहीं पर वो स्टेटस सिंबल के यूज में हो रहा है। इस प्रकार से, और इंडिया में देख लीजिए मोटरसाइकिल लोग क्यों इंडिया में क्यों बाय करते हैं। इंडिया में इकोनॉमी, होम नीड्स या थोड़ा बहुत स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी स्मार्ट बाइक, जो 3 मोटरसाइकिल देख रहे हैं। अब आ जाओ जो मोटे मोटे की टेक अवे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर सीधा सीधा सारी बात इसको लेके आ जाते हैं हम लोग हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पे। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड, कस्टमर की नॉलेज बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने मोटरसाइकिल के एग्जांपल लिए, मार्केट की, प्रोडक्ट की, और फिर पोजीशनिंग करनी है प्रोडक्ट की। लो जी, पोजीशनिंग कैसे हो। अब देखिए यहाँ से बात शुरू हुई सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स की। बात मैंने जो आपको कन्वे करनी थी, बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, मैंने बना लिए। किसी भी प्रोडक्ट में 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कस्टमर सोल्यूशन, कम्युनिकेशन, कॉस्ट एंड उसकी जो क्या कहते हैं कन्वीनियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मार्केट की रिसर्च जरूरी है, प्रोडक्ट की जरूरी है, और कस्टमर की जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। फिर उसकी पोजीशनिंग होगी। देखिए आपका ही डेटाबेस है, आपकी ईपीसीएच वेबसाइट से ही हम लोग अक्सर इसको रेफर करते हैं। बहुत आपने अच्छी लिस्ट बना रखी है कि किसी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की लिस्ट क्या है, तो उसमें कुछ एक लिस्ट बना रखी है हम रावत सर ने और इनकी टीम ने मिलकर, और वहीं से मैंने इसको उठाया है। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैंने 4-5 एग्जांपल लिए क्योंकि आई वांट टू bring the concept to very close to your heart so that you are able to take back home certain steps, certain things which you can implement first hand for your own product. My respected friend, सीरियल नंबर 108 पे ये बेल गोंग्स एंड द लाइक। देखिए बेल गोंग्स जो है ये प्रोडक्ट बनता है, ब्रास क्राफ्ट का होता है, ज्यादातर ये मुरादाबाद में बनता है। किस तरीके का होता है देखो जरा सा ध्यान से। ये देखो बेल गोंग, आप बेल गोंग देखो और उसके शेप्स देखो, और ध्यान से ऑब्जर्व करना शेप को और क्या सिग्निफाई करता है। ये प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेम है, उसका डिजाइन, उसका पैटर्न, उसका मैसेज क्या है, और उसी बात को आपको अपने प्रोडक्ट में लेके आना है। वो है क्या, ध्यान से। व्हाट डज ए बेल गोंग सिग्निफाई इन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में ये क्या सिग्निफाई करता है। जब भी बेल बजती है, इट इज इन द चर्च, इट इज ए कॉल फॉर प्रेयर। नंबर 1, कॉल फॉर वर्शिप, कॉल फॉर प्रेयर। और भूत प्रेत, बुरी आत्माएं, जितनी बुरी आत्माएं वो भाग जाएंगी। या फिर कोई फनरल सर्विस में भी इसकी रिंगिंग होती है और इसको पवित्र माना जाता है, और एक क्लॉक चाइम के रूप में भी या इसको किया जाता है। और वहां के युद्धों में जो पुरानी वहां की एंशिएंट कल्चर है, घंटी बजने का मतलब युद्ध की शुरुआत। जैसे हमारे यहाँ महाभारत में हम लोग देखते थे, सन निकला युद्ध शुरू हो गया। हमारे यहाँ यह था, सन निकला सन अस्त हो गया, महाभारत में युद्ध खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने चेंबर में चले गए। शाम को कम्युनिकेशन मिल रहा है, खाना पीना साथ हो रहा है, दोनों सेनाओं के आपस में कोई झगड़ा नहीं है उनके अंदर। फिर युद्ध शुरू, सन निकला सवेरे, युद्ध शुरू हो गया और फिर सन बंद हो गया। इस तरह हमारे यहाँ सन है, मतलब अगर सन उदय होगा तो युद्ध शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। पर्पज इज इट इज ए वॉर ऑफ बेसिकली प्रिंसिपल्स। अगर दोनों की लड़ाई है तो किसी मुद्दे पे लड़ाई है, किसी असूल की लड़ाई है। ऐसा नहीं कि रात को कहीं छुरा घोप दिया मार दिया, ऐसा नहीं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिंदू कल्चर कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया कि देखो लड़ाई होगी तो एक पर्टिकुलर मैदान में होगी, उसके नियम होंगे, और वो नियम उन्होंने बताया। यहाँ पर वार्निंग साइन, युद्ध की शुरुआत, घंटी से युद्ध की शुरुआत, बुराइयों का अंत, या फिर
ईश्वर की आराधना, ईश्वर की प्रेयर, ये काम में यूज होती है। इस जरा बेल का आकार देखना आप जरा पहले ध्यान से, बेल का आकार कैसे है, जरा इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आप ही का आइटम है, देखो जरा सा हिंदू बेल। अब देखो दोनों में फर्क देखो, हम लोग भी जाते हैं लॉर्ड शिवा के टेम्पल में, मैं मदुरई गया कोरोना से पहले, तो मैंने भी बेल, बिल्कुल सेम प्रकार की बेल है ये, आपके सामने देख लीजिए। हमारे यहाँ भी जो नंदी की हम लोग आराधना करते हैं तो बेल इसी प्रकार से होते हैं हिंदू टेम्पल में। देखिए बेल का थोड़ा शेप बदला। हमारे यहाँ हिंदुइज्म में बेल सिंबली, जब आप पोजीशन करेंगे तो क्या क्या ये सिंबल, क्या सिंबल है हिंदुइज्म में, बेल क्या करती है, देखिए कर्व्ड बॉडी, ये जो इसकी कर्व्ड बॉडी, इस तरीके से इसकी बॉडी कर्व्ड है। कर्व्ड बॉडी ऑफ द बेल रिप्रेजेंट अनंत, माने अनंत, अनंत कौन है, ईश्वर माने प्रभु, उसके अलावा सब संसार में मिटने वाला है, इसके और कुछ भी अनंत नहीं है, कुछ भी इन्फिनाइट नहीं है, केवल एक चीज इन्फिनाइट है, इट सिग्निफाई। और जो यहां से आवाज आएगी, इट रिप्रेजेंट द टंग एंड क्लैपर ऑफ माता सरस्वती, माने ये प्रभु की आवाज, देवी की आवाज, शुद्धता की आवाज, सरस्वती ज्ञान की आवाज, आराधना की आवाज, प्रेम स्नेह, आपस में धर्म की, संस्कार की, मर्यादा की, और आपसी विचारों में एकता की, समरसता की, और मानवता के भले की। ये जो आवाज इससे निकलेगी, ये जो घंटे से निकलेगी मंदिर के, ये आवाज युद्ध की आवाज नहीं है, इससे युद्ध का आगाज नहीं है प्यारे मित्रों। ये सरस्वती, माँ सरस्वती ने हमेशा ज्ञान दिया है पूरे संसार को, उनको विजडम नॉलेज, उनको हम विजडम और नॉलेज, ये माँ सरस्वती के सुरों से भी, सुरों से मिलती जुलती वैसे ही विजडम की आवाज होगी। और ये जो आवाज निकलेगी जब हमारे कानों में गूंजेगी प्यारे मित्रों, तो हमें एक विजडम, एक ज्ञान, एक बुद्धि, एक संयम, एक मर्यादा और एक सुसंस्कृत समाज में जीने की, आपसी प्यार स्नेह से, मर्यादा से और सभी को साथ लेके चलने का एक संदेश देगी। ऐसी आराधना के साथ में हम अपने हिंदू माइथोलॉजी में इसी बेल को, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, आप लोग एक्सपोर्टर हैं प्यारे मित्रों। देखिए पहला अनंत, माने अनंत है कौन, ईश्वर, ईश्वर देवियां, देवी देवते अनंत है। और इसके घंटे से निकली आवाज प्यारे मित्रों विजडम, माने ज्ञान की आवाज, बुद्धिता की आवाज, वो क्या आवाज कहलाएगी। आगे कहते हैं द हैंडल ऑफ द बेल, देखिए बात ध्यान से सुनिए, द हैंडल ऑफ द बेल रिप्रेजेंट प्राण शक्ति, वाइटल पावर, एंड इज सिंबॉलिकली लिंक टू, अब ये देखो, ये इसमें कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ बात असली होती है और कुछ उसमें हमारे बाद में धार्मिक ग्रंथ या कुछ ऐसी बातें। देखो ऊपर तक की दो बातों को मैंने बहुत दिल से स्वीकार किया, पर क्या होता है जब कुछ चीज हम लोग बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ बना देते हैं। उसमें गरुड़ा, नंदी, जैसे मैंने नंदी का वर्णन किया, जैसे मैं बताया, मैं मदुरई टेम्पल गया, हनुमान जी, और लिखा सुदर्शन चक्र, सुदर्शन। अब ये थोड़ा सा मुझे ये लास्ट वाला, ये जो थोड़ा सा इसको सिंबॉलिकली ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इट रिप्रेजेंट प्राण शक्ति, यहां तक तो ठीक था। ये मतलब ये जो इसको हम किसी भी भावना में सिग्निफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट इज आवर ओन गुड विशेस एंड दैट इज व्हाट एज ए मार्केटर यू हैव टू फाइंड आउट इन योर कस्टमर। वो कस्टमर किसको लाइक करता है, वहां की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आपको अपनी बेल को डिजाइन करना है। दो बेलों में आपने पहले और इस वाले बेल में अंतर देखा। यही बेल अगर आपको यूरोप में भी बेचनी है, साइज एंड डिजाइन देखिए आपके सामने है, सेम बेल देखिए, बेल चर्च में जाएगी, वो भी विजडम का, बुराइयों के अंत का प्यारे मित्रों, और प्रेयर का साइन है, या युद्ध का आभास है, या स्नेह की आवाज है। और यहाँ इसको धर्म और मर्यादा से जोड़ा गया, संस्कारों से जोड़ा गया, अनेकता में एकता से जोड़ा गया, प्रेम से जोड़ा गया, मर्म से जोड़ा गया, कर्म से जोड़ा गया, और आपसी विचारधारा में जो है एक जैसे अपनत्व से जोड़ा गया। सेम देखिए, सेम प्रोडक्ट सेम है। बुद्धिज्म में वो क्या सिग्निफाई करता है, देखिए अगर आप यही प्रोडक्ट किसी मार्केट क्या, थाईलैंड है, म्यांमार है प्यारे मित्रों, चाइना है प्यारे मित्रों, मार्केट आपकी है, कंबोडिया है, लाओ है, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री हैं, इवन नेपाल है, मैं तो कहूंगा चाइना है, जापान है, कोरिया है। भले ही वहां पर धर्म ना सरकारें स्वीकार करती हूँ, पर वहां का जनमानस लॉर्ड बुद्धा की जो उनका जो मैसेज है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको स्वीकार करता है। और क्या कहती है बुद्धिज्म, देखो बेल सेम है, बेल का आकार देखो, बेल का डिजाइन, अगर आप कभी किसी मठ में जाओ इस प्रकार की बेल आपको मिलेंगी। बुद्धिज्म बेल हैव मेनी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, they are often used as a call to prayer, as they can be heard even at a great distance. Ring of the bell
can represent heavily enlightened voices of Buddha teaching the dharma. सारी उम्र धर्म ही बहुत धर्म जो टीच हुआ उसी के इर्द गिर्द उनकी सारे सिद्धांत हैं। और कह रहे कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए कॉल फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन माने सुरक्षा देगी आपको, एज ए वे टू वार्ड ऑफ इविल। माने जो क्रिश्चियनिटी में और बुद्धिज्म में लगभग सेम बुराइयां, जो कहते जो प्रेत और इस तरीके की जो बुरी आत्माएं हैं वो सब दूर रहेंगी अगर आप बेल का रोज सवेरे शाम जाप करोगे या शंख बजाओगे। सेम बेल देखिए सेम बेल जीविज्म में कैसी होती है, डिजाइन देखिए, पहले देखिए। ये किसी मैंने जब हम लोग ऐसे तैयारी करते हैं सेशन की, खास तौर से हम लोग सोचते हैं ऐसी चीजें हम लोग ढूंढ के लाएं मार्केट से, ऐसी चीजें स्क्रिप्चर से ढूंढ के लाएं कि लोग उनको सुने और उससे अपने आप को जोड़ सके। हम किताब से ज्यादातर लेक्चर नहीं बनाते। मैंने कल शाम को बैठ के बनाया। ये एक धार्मिक ग्रंथ से लिए गए वर्ड्स हैं। रब्बी जो होता है ये एक इनका प्रीचर होता है ज्यूस का। ज्यूस अगर आप देखो कभी इजराइल जाओगे आपको ज्यादातर, या बॉम्बे में आपको ऐसे टेम्पल मिल जाएंगे जहां पर कि जीव लोग उसको मानते हैं। खासतौर से अगर आप कोलाबा में कभी घूमे तो वहां एक बहुत उस पर अटैक भी हुआ था। उसके पीछे एक इस तरीके का बना हुआ है, उसको क्या सिनेगोंग कुछ इस तरीके से कहते। वहां पर आप देखेंगे उसका घंटा सेम माने प्रोडक्ट सेम, एचएस कोड सेम, पर देखिए प्रकार देखिए उसका प्रकार किस प्रकार से होगा प्यारे मित्रों। और वहां पर भी ये कहता है कि ये जो इसकी घंटे की आवाज होगी ये ईश्वर की आवाज, सोलफुल लाइफ्स, गॉड इन सोलफुल लाइफ्स, माने भगवान का हमारी अंतरात्मा के अंदर निवास, रिप्रेजेंट इंसान के अंदर भगवान को बसाने के लिए, जगाने के लिए, अंदर की ज्योत जगाने के लिए घंटे का प्रयोग जीव धर्म में भी किया जाता है। प्यारे मित्रों प्रोडक्ट सेम है, हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है, बनाने वाला एक है, मार्केट अलग अलग हो सकते हैं। मैंने मार्केट के हिसाब से एक ही प्रोडक्ट को किस प्रकार से देखिए हमें कस्टमाइज करना है, पोजीशन करना है। और आगे लिखा है इंस्पायर्ड बाय द पोर्शन ऑफ द वर्स which say that the sound of it can be heard when he comes into sanctuary। वो कह रहे जैसे अंदर से जोत जले इंसान की तो अंदर से आवाज आती है, उसी प्रकार से एहसास करे अगर तो वो कह रहा है कि ईश्वर की आवाज को भी इस घंटे की आवाज के द्वारा अंदर महसूस किया जा सकता है। और आगे उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ में बड़ा लंबा वर्णन किया कि इसको विस्पर और इम्प्लाय कैसे करना चाहिए। ये बहुत जोर से नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका पर्पज खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने पूरे उसके मेथड्स बताए हैं अपने जीव स्क्रिप्चर्स में कि घंटा बजाने के नियम क्या हैं या ये बेल बजाने के नियम क्या हैं। केवल एक ही प्रोडक्ट, एक ही एचएस कोड, एक ही एक्सपोर्टर, डिफरेंट मार्केट को समझना प्यारे मित्रों बहुत जरूरी है। और किस प्रकार से वो अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकता है इन ऑर्डर और डिजाइन कर सकता है अपने मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए। प्यारे मित्रों मैंने 3 बातें ली थी शुरू से, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर लेके चलता हूं। मैंने कहा था सारी बात यहीं पे होगी। कैसे लिखा है, प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट और प्रोडक्ट नॉलेज। देखो मार्केट की बात हमने खत्म कर ली, अब आएगी प्रोडक्ट की नॉलेज, फिर कस्टमर की नॉलेज, तीनों बातें। या उसी को ऑडियंस टू टारगेट बेस्ड ऑन फेवरेबल रिस्पॉन्सेस, कैसे उससे फेवरेबल लिया जाए, प्रोडक्ट को पोजीशन किया जाए। केवल मैंने एक प्रोडक्ट पहले हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का आपका सीरियल नंबर उठा के लिया। अब मैंने आपका ही प्रोडक्ट 16 नंबर आपकी लिस्ट में EPCH की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो लिस्टिंग की गई उसमें 16 नंबर पे कॉयर मैट्स एंड मैटिंग्स बाउंड इन पैरेलल स्टैंड, मैंने बिल्कुल वही वर्ड जो आपने यूज किए वही रख लिए। 26/01/2010 का प्रोडक्ट है आपके सामने। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट होता है कॉयर एक आपको पता होगा कोकोनट से एलेपी में, पोलाची में, इस तरीके से और जगह पर, बंगाल में, उड़ीसा में, इवन आंध्र प्रदेश में कुछ दिन मैंने देखा भी मिजोरम और मेघालय साइड में भी इस प्रकार की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। कॉयर की कोकोनट से निकलने वाला प्रोडक्ट है। इसका पहले बेसिकली समझ लिया जाए दुनिया में इसका लेखा जोखा है क्या। देखिए जरा दुनिया में पहले ध्यान से सुनना, कॉयर सबसे ज्यादा कॉयर का प्रोड्यूसर कौन सा है, मेरी बात है ध्यान से सुनना और फिर मैं इस फिगर्स पे आऊंगा। प्यारे मित्रों आसियान कंट्री इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे मित्रों कोकोनट प्रोड्यूस करने वाले कंट्री हैं। इसके अलावा कोकोनट की प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए, प्रोडक्टिविटी ये मेरे फिगर्स नहीं है, कोकोनट डेवलपमेंट जो है आपका जो क्या उसका नाम है
बोर्ड कोकोनट डेवलप जो कोचीन में सिचुएटेड है। प्रोडक्टिविटी, उनके चेयरमैन ने मुझे बताया कि दुनिया में प्रोडक्टिविटी नंबर 1 हिंदुस्तान में, दुनिया में कॉयर की प्रोडक्टिविटी, ध्यान से सुनना, कॉयर की प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोनट की प्रोडक्टिविटी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान दुनिया का कोकोनट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, नंबर 1 प्रोडक्टिविटी में, माने प्रोडक्शन में सेकंड, प्रोडक्टिविटी में नंबर 1, माने एक पेड़ से कितने फल मिलेंगे, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। प्यारे मित्रों, कोकोनट का वैल्यू एडिशन, इसको बात को ध्यान से समझना, कोकोनट से बने हुए प्रोडक्ट्स बेचने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका की। इसका सीधा सीधा एग्जांपल देखो, अगर आप कभी यूरोप या यूएस जाओ, देखो, मैं केवल अपने बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल, किसी आप यूनिवर्सिटी जाओ, वहां पर हमारी तरह लोग पानी नहीं पीते, या तो स्टिल वाटर होगा, या फिर जो होगा आपका वो क्या स्प्रिंकलिंग वाटर होगा, या बियर होगी, लाइट बियर होगी, फ्रूट जूस होगा, एप्पल जूस होगा। गर्मियों के दिनों में यूएस में इट हैज गॉट ए ह्यूज डिमांड, कोकोनट वाटर, उसको वहां कहते हैं, एक ब्रांड आता है टेंडर। शॉपिंग मॉल में टेंडर उठाने के लिए कई बार लाइन लगना पड़ता है, और कई बार टेंडर मिलता नहीं। टेंडर का मतलब एक TENDER, इस नाम से एक प्रोडक्ट आता है, यूएस में बिकता है ये, आपको कई बार लाइन में लगना पड़ता है, जाते हो मिलता है गर्मियों के दिनों में, और गाड़ियों में, कारों में, कॉलेजेस में, क्लब्स में टेंडर ऐसे पड़ा रहता है, कोई भी आदमी शायद पानी ना पिए, टेंडर पिएगा। नेक्टर, इसको मैं कहूंगा नेक्टर, टेंडर नहीं, इसका नाम नेक्टर होना चाहिए, अमृत। ये जो कोकोनट का वाटर है, ये अमृत है। प्यारे मित्रों, हमारे यहाँ लाखों इतने पेड़, इतना कोकोनट पैदा होता है, हम तो उसका कहीं ब्रांडिंग नहीं कर पाए। श्रीलंका ने ब्रांडिंग कर ली। श्रीलंका वो नेक्टर निकालता है, उसको पैक करता है टेंडर नाम से, और अभी टेंडा, ये 2 ब्रांड है। टेंडा आता है आपका मलेशिया, इंडोनेशिया से, टेंडर आता है श्रीलंका से। इस ब्रांड से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पोजीशन करके इस प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 है, हमारा कहीं नाम ही नहीं। उसी से जो ये जो कोकोनट होता है, उसी को फिर पानी में डाल देते हैं एक तालाब में, फिर वो एक उसकी एक फर्मेंटेशन, उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी एक प्रक्रिया है, उससे एक फिर पिथ और 1-2 चीजें निकलती हैं, फिर ये कॉयर के प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स में हिंदुस्तान नंबर 2 पे आ रहा है, 4.5% शेयर है एक्सपोर्ट मार्केट में केवल। लगभग 2,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है कॉयर की, और उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में भी ये आइटम इस प्रकार के यूज होते हैं। प्यारे मित्रों, ये जो आइटम है, इस पे पकड़ है किसकी? चाइना की। चाइना बाय कॉयर पिथ फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम आशियन कंट्रीज, माने माल किसी का और खा कोई और रहा है, माने बनाने वाले हम लोग। जैसे हिंदुस्तान से लेदर का दुनिया में सबसे ज्यादा पशु संपदा हमारी, पर जो लेदर एक्सपोर्टर की लिस्ट बनाई जाती है, तो हमारा लेदर एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं। केवल शू के अलावा हमारा कोई सेगमेंट ही नहीं उभर पाया। चाइना सारा आउट, $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया। 1983 में चाइना और हम लेदर एक्सपोर्ट में बराबर थे। चाइना का 100 बिलियन से भी ज्यादा उसका लेदर का एक्सपोर्ट हो गया, हम 17, 18, 19, 20 बिलियन पे अटके पड़े हैं, उसके 1/5 है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी पशु संपदा, सबसे बड़ी कैटल का मतलब गाय, सबसे ज्यादा लगभग मान के चलिए 20 करोड़ गाय हिंदुस्तान में, 200 मिलियन गाय हैं। प्यारे मित्रों, भैंसें जितनी दुनिया में, उसके 61% भैंसें हिंदुस्तान में, माने पशु संपदा हमारे पास, चमड़ा हमारा लेके चाइना उसको प्रोसेस करके लीडर बन गया। उसी प्रकार से देखो, ये संपदा है किसकी? कॉयर संपदा है मलेशिया की, इंडोनेशिया की, म्यांमार की, जो कि ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल, ये कोकोनट दिल्ली में नहीं लगता है, अगर ट्री लगा भी दो। ये ट्रॉपिकल, केरला ट्रॉपिकल, तमिलनाडु ट्रॉपिकल, ये जो वेस्ट बंगाल है ट्रॉपिकल, ये जो मिजोरम है ट्रॉपिकल। जहाँ बारिश ज्यादा होगी, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ, क्या होता है, लाइन ऑफ कैंसर एंड लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न और लाइन ऑफ कैंसर। अगर आप मैप का शौक रखते हो, इसके बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। उस एरिया में ये पाया जाता है, उस जोन में ये पैदा होता है। श्रीलंका में बहुत पैदा होता है, बहुत बड़ी तादाद में पैदा होता है। प्यारे मित्रों, चाइना में इसकी प्रोडक्शन है कोस्टल एरियाज में, मैं ये नहीं कहता, पर ऐसी नहीं है कि दुनिया की मार्केट पे 70% कब्जा कर जाए। ये विचारणीय विषय है, सब लोगों को हमको सोचना चाहिए। माल अपना नहीं, फिर भी नंबर 1 70%। प्यारे मित्रों, इसके बायर कौन से हैं जरा देखो ध्यान से। ये इसके बायर हैं, और मैं थोड़ा सा इसको शायद इधर कर लूं 1 मिनट के लिए,
अगर ये हो जाए तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख पाएं, मैं इसको इधर ले लेता हूं ताकि आप देख पाएं। देखिए बायर कौन से, सेलेक्ट योर बायर्स इंडिकेटर्स, जापान और यूएसए, फ्रांस। फ्रांस तो मेनली इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है, मैं जानता हूँ, उसके पीछे कारण है अफ्रीका के कंट्री है, बहुत सारे फ्रैंकोफोन है, तो वो माल बनाते हैं और फ्रांस भेज देते हैं, फिर वहां से वो यूरोपियन कंट्री में चला जाता है। वो फ्रेंच लैंग्वेज का एक टच है, आई नो इट बिकॉज आई बीन टू फ्रांस सेवरल टाइम्स। एंड जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, ये इसके एक्चुअल बायर हैं। वियतनाम भी जो सामान जाता है वो आगे रूट होता है, बिकॉज इट हैज गॉट ए बेटर मार्केट एक्सेस टू कंट्री लाइक यूरोप और कंट्री लाइक यूएसए, उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं। ये भी इसका एंड यूजर नहीं है, अगर इसको देखा जाए तो ये भी इसको आगे फाइनली किसी और मार्केट में भेजता है। जरा देखिए इसकी पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है इसकी पोजीशनिंग अगर हमें करनी हो प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट इसको कैसे करना चाहिए, जरा देखो। कुछ मैं आपके साथ अपने दिल से, अंतरात्मा से जो मेरी आवाज आई मैं वो कह रहा हूँ। इट इज ए, अगर इसको करना है तो इसको यू कैन प्रमोट इज एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, नंबर 1। और ये प्रोडक्ट की जो इनकम जो जनरेट होगी, एक्सपोर्ट इनकम होगी, वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को या गरीब किसान के हाथ जाएगी। ये मैडम एग्रो वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट से वंडर बनाई गई है मैडम। ये बायोडिग्रेडेबल, जेंटलमैन, ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, एग्रो वेस्ट है। पैसा गरीबों के हाथ में जाएगा। कोई भी आदमी जब संपन्न हो जाता है ना, तो जब अपने आप संपन्न हो जाए ना, तो उसको गरीबों की बड़ी चिंता हो जाती है। उसका कारण होता है, उसे लगता है यार भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है तो यार सभी को मिलना चाहिए, ऐसी भावना ऐसा पैदा होती है, और उसका दान धर्म कर्म में लग जाएगा। इसलिए रिच आदमी ऑलवेज, जब पैसा किसी नीचे बॉटम में जाएगा पैसा, बड़ी खुशी होती है। वेस्ट है, वेस्ट से वंडर बना है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट। माने जब ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे यूरोप में, क्लीमा वांडल, जर्मनी, ich habe kein Problem, mochte die Dutch sprechen, है। जर्मन में क्या कहते हैं, क्लीमा वांडल। अरे क्लाइमेट चेंज, जहां जो सुनना चाहे, जिस तरीके से डरे, जिस प्रकृति से उसकी भावना हो, उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, इको फ्रेंडली, जीरो कार्बन फुटप्रिंट, सस्टेनेबल फ्यूचर, आने वाला भविष्य सुरक्षित है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में सहायक है, इजी टू डिस्पोज ऑफ, इसको कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है, हमारी धरती माता को बचाता है, फेयर ट्रेड को बढ़ावा देता है, पॉवर्टी से लड़ने में मदद करता है। और ज्यादातर कॉयर के प्रोडक्ट्स में लगे हुए इस प्लेटिंग इंडस्ट्री, जो ये प्लेटिंग इंडस्ट्री है, ज्यादातर वोमेन होती है, तो वोमेन का एम्पावरमेंट होता है। प्यारे मित्रों, इसके इर्द गिर्द अगर आप थीम, अपनी स्टोरी बुनेंगे, अगर प्लेटिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करने में बहुत आसानी होगी। ये मैं जब कल देख रहा था तो मैंने कहा किस प्रोडक्ट को कैसे समझा जाए, मेरा दिल अंदर से क्या कह रहा है, तो मैंने ये कुछ पॉइंट नोट करे आपके लिए। प्यारे मित्रों, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा एक और प्रोडक्ट लेते, प्रोडक्ट की नॉलेज, और फिर फटाफट एग्जांपल देखो प्रोडक्ट की। अब आ गई प्रोडक्ट की नॉलेज, अब करनी है आपको। देखिए इसकी नॉलेज, आपकी कस्टमर की नॉलेज। देखिए फटाफट, टाइम की भी थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ेगी। टाइम की नॉलेज देखिए, स्टैचूज ऑफ बुद्धा, ये भी मैं सीरियल नंबर देख रहा था, आपके बहुत सारे सीरियल नंबर हैं, कहीं वुड की हैं, कहीं पे ब्रास क्राफ्ट की हैं, कहीं बैम्बू क्राफ्ट की हैं, तो मैंने उसका सीरियल नंबर नहीं डाला, मैंने ले लिया स्टैचूज ऑफ बुद्धा, विच मे बी मेड ऑफ वुड, मे बी पोर्सिलेन, मे बी ग्लास, मे बी स्टोन, मे बी ब्रॉस, यू टेक योर चॉइस, यू आर द किंग ऑफ द डे। देखिए जरा सा बुद्धा, थाईलैंड में जो बुद्धा जाएगा वो कैसा होगा, देखिए ध्यान से। ये थाईलैंड के लिए बुद्धा देखिए, और ये ऐसा बुद्धा थाईलैंड के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बुद्धा थाईलैंड में चल जाएगा, ये वाला? नहीं, क्योंकि ये बुद्धा हाफ है। ये देखिए, ये बुद्धा हाफ है नीचे से। और थाईलैंड के लोग काफी रिलीजियस हैं, हालांकि रिलीजन हैज नॉट बिकम ए प्रीडोमिनेंट मैटर ऑफ लाइफ, अगर आप घूमोगे, लेकिन फेथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत बार, कई बार रॉयट्स भी हुए हैं, दंगे भी हुए हैं, और भगवान को आप आधा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आप आधा बुद्धा अगर थाईलैंड की मार्केट में बेचोगे, इट विल बी कंसीडर टू बी, इट विल हैव ए ह्यूज कस्टमर डिसोनेंस। हो सकता है कि आप अरेस्ट भी कर लिए जाओ, जो सेलर ऐसा काम करेगा। और कोई भी सेलर अगर समझदार होगा, वो कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, उसे पता है हर एक धर्म की, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें स्वीकार करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे सभी के बुद्धा बहुत आराध्य हैं और पूजनीय हैं। इस प्रकार से अगर आप कुछ बनाओ, ब्रास क्राफ्ट या फूड क्राफ्ट, अगर वो किसी ऐसी कंट्री जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन या धर्म को मानती है,
ऐसी पूरी पिक्चर आपको बना के इस तरीके का वहां प्रोडक्ट बिकेगा। जैसा मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, ये वर्क ऑफ आर्ट, ये यूएस की मार्केट में, यूरोप में, ड्राइंग रूम में, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च में, थिंक टैंक में, नाटो, मैं नाटो गया, नाटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, वहां पर इसी प्रकार से बुद्धा की मूर्ति एंट्री पॉइंट पे रखी हुई थी। मैं जब पूरी मीटिंग मेरी खत्म हो गई, वी वर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट्स व्हिच वाज रिलेटेड टू ट्रेड फॉर ए जर्मन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे टुक मी टू नाटो हेडक्वार्टर। तो इसी प्रकार से मैंने उनसे पूछा, मुझे भी इंटरेस्ट पैदा हुआ क्योंकि ऐसे ही हम लोग सीखते हैं। मैंने कहा व्हाट डज इट सिग्निफाई, भाई ये आपने भगवान की मूर्ति लगाई है इसके, बोला पीस। इन यूरोप वी ऑलवेज, एट नाटो वी ऑलवेज प्रे फॉर पीस। और भगवान बुद्धा ने देखा जाए पूरा धर्म सिवाय शांति के कोई संदेश नहीं दिया। शांति सबसे बड़ा उनका संदेश ही शांति है, उनकी स्पिरिचुअलिटी का इसेंस ही शांति है। तो यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, यहां तक कि जो लड़ाई के लिए बने हुए ऑर्गेनाइजेशन नाटो के लोग अपने एंट्री पॉइंट पे, रिसेप्शन पे इस प्रकार के स्टैचू रखते हैं और कहते हैं कि हम भगवान बुद्धा में हम सवेरे शाम यही आराधना करते हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो, लड़ाई दंगा ना करना पड़े। माने जिसको बनाया लड़ाई करने के लिए गया वो भी प्रे करता है कि शांति बनी रहे। पर इट्स मेनली आई विल कंसिडर टू बी अ वर्क ऑफ आर्ट। ड्राइंग रूम में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको मिल जाएगा। या आपको थाईलैंड में इस प्रकार से जो कंबोडिया, थाईलैंड, लाओ, अगर आप इन मार्केट में भेज रहे हैं, म्यांमार, इवन म्यांमार मैं कहूंगा, बल्कि मेनली थाईलैंड, इस तरीके से आपको, क्योंकि वहां पर इनकी पूजा भगवान है, गॉड है, स्पिरिचुअल है, सुप्रीम है, हमारे आराध्य हैं। और इस प्रकार से इस प्रकार के स्टैचू होने चाहिए। चाइना देखिए, चाइना में क्या, स्माइलिंग बुद्धा। चाइना इस तरीके के आपने अक्सर फोटो देखे हैं। चाइनीज ऑलवेज, स्पेशली चाइनीज चिल्ड्रन, दे विल, इफ यू वांट टू सेल Buddha to Chinese children in any trade fair, it has to be a smiling Buddha. To be very honest, they love it. और इस प्रकार से देखिए डिफरेंट फेसेट्स जो स्माइलिंग के होंगे आप देख सकते हैं, ये वर्क ऑफ आर्ट है। और देखो आशियान कंट्री में मेडिटेटिंग, क्योंकि भगवान है, चाहे ये स्टोन की हो और चाहे इस तरीके से हो, स्टोन भगवान आराधना, आशियान कंट्री में मेडिटेटिंग बुद्धा देखिए सामने। और इस तरीके से आपने देखा, इसमें ये जो कलर है ये भी मैटर करता है, जरा ध्यान से देखना। ये जो कलर है, ये जो कलर मैंने किया, ये रेड है, ये बिकेगा थाईलैंड में। मैं एक और इस तरीके की पिक्चर लेता हूं और आपको दिखाता हूं। यूजली येलो इज ए कलर विच इज रिजर्व फॉर गॉड एंड किंग। गॉड एंड किंग गोल्डन कलर इज रिजर्व इन थाईलैंड। मैं आपको बताऊं, ये मेरा बड़ा प्रैक्टिकल अपना एहसास रहा है। मैं थाईलैंड गया हूं, वहां देखा मैंने कि वो लोग गोल्डन कलर सिर्फ राजा का या भगवान का, या तो मंदिर में भगवान के कपड़े होंगे गोल्डन कलर के, या वहां का राजा शेड पे का। मेरे साथ एक गलती हुई 1999 में, मैं एक्सपोर्ट हाउस के साथ काम करता था लुधियाना में। मैं एक विजिट पे गया और मैंने गोल्डन कलर की, अब मुझे क्या पता, मैंने शर्ट येलो कलर की, स्मार्ट लगता है, टर्बन के साथ सूट कर रही थी, मैंने पहन ली। और उन्होंने मुझे टोक दिया, उन्होंने कहा सर आप बाहर से आए हैं, नो प्रॉब्लम, वी अप्रिशिएट, पर हमारी कंट्री में गोल्डन कलर जो है वो केवल राजा के लिए और भगवान के लिए रिजर्व है। वहां पर गोल्डन कलर के कपड़े पहनने की आम आदमी को परमिशन नहीं है। राजा जब अपनी पब्लिक अपीयरेंस में आता है थाईलैंड में, तो वो गोल्डन कलर के, उसको कहते हैं ये दूत है, ये मैसेंजर है, ये डिसेंट है भगवान लॉर्ड बुद्धा का, ये उसका भेजा हुआ दूत है। और उसके अंदर लोग उसको एक देवता के रूप में मानते हैं, किंग को, और वो उस कपड़ों में आता है। इसलिए आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आप बाजार में ये कपड़े पहन के मत जाना, नहीं तो पीपल, स्पेशली दोज हु आर वेरी रिलीजियस, जो कहीं प्रीचर होगा वो आपको पकड़ेगा भी और डांटेगा भी। मैंने कहा नहीं जी, आई एम सो सॉरी, आई टुक ए बस to 2 kilometers was my hotel and I changed the shirt and come back, because sometime you learn when you travel. And similar fashion, अगर ये कपड़े येलो कलर के होंगे तो ये जो it will be far more suitable. Same Buddha, meditating Buddha will be more suitable for sale in positioning in Thailand market. अगर इसके ये कपड़े कलर कर दिए जाएं तो ये म्यांमार में भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो इस प्रकार से सेम बुद्धा, सेम मेडिटेटिंग बुद्धा, बट इस प्रकार का कलर अगर आप देखो वहां के मॉन्क के पास, इस प्रकार का म्यांमार में कलर होता है। हर कंट्री के कलर की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। प्यारे मित्रों, मैं बहुत बोला, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए आपके साथ। 3 एग्जाम्पल मैंने मार्केट के प्रोडक्ट के हिसाब से लिए, और ये अब थोड़ा फिर एक दो स्लाइडें किताबी ज्ञान, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। आपके सवालों का मुझे इंतजार रहेगा। पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट के लिए 2 प्रकार की स्ट्रेटजीज हैं, हाई टेक है और हाई टच है।
हाई टेक छोड़ दो, वो केवल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए होती हैं, हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की केवल 2 प्रकार की स्ट्रेटजीज हैं। आप अपने जितनी भी प्रोडक्ट डिजाइन करें, केवल 2 बेसिक थीम्स को याद रखें। ग्लोबल विलेज प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर उसकी यूनिवर्सल थीम होनी चाहिए। यूनिवर्सल थीम क्या होती है? दुनिया में ये सत्य रहेगा, स्नेह सत्य है, प्यार सत्य है, ये जो कुछ चीजें ऐसी है, ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी। जैसे लव है या दुख है या अफेक्शन है, ये जीवन की सच्चाई है। इवन एनिमल में भी अफेक्शन होता है, देखते हैं हम लोग। माँ और बच्चे का कितना प्रेम होता है जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे किसी का भी। अफेक्शन दुनिया में शाश्वत सच है। यूनिवर्सल थीम, आप ये देखिए यूनिवर्सल थीम्स क्या हो सकती हैं। उसके इर्द गिर्द प्रोडक्ट कोई पोजिशनिंग की स्ट्रेटजी बनाए, या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो कि ग्लोबल विलेज माने संसार में मॉल में कहीं भी रखा हो, और उसको लोग एक शौक के लिए या एक जनरल एक्सेप्टेंस के लिए, जैसे ग्लोबल वीजा प्रोडक्ट का ऐसे समझ लो, पिज्जा दुनिया में हर जगह खाया जाता है, कोको कोला हर जगह पिया जाता है। आपका हैंडी प्रोडक्ट्स ऐसा हो कि वो कहीं अगर यूनिवर्सल थीम में फिट नहीं हो रहा है, तो वो कहीं पर भी किसी भी पर्पज में उसको लोकल कल्चर से अगर हम कोरिलेट कर पाए, मार्केट से रिलेट कर पाए, तो वो उस थीम में फिट हो जाए। इस प्रकार से उसको करते हैं। एंड ऑलवेज इन योर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी यू ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस the benefits we have discussed when you design a product, what are the benefits और क्यों। जैसा मैंने एग्जांपल लिया, बायोडिग्रेडेबल है, क्लाइमेट चेंज नहीं है, अर्थ है, आप ट्राई ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। एंड इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट, उसको हम लोग कहते हैं वीबी पे ऑफ, और फिर वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड का कैरेक्टर बन जाएगा। एक एग्जांपल के साथ, एंड देन वी कम टू क्वेश्चन आंसर। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, बिजनेस पीपल में अगर देखा जाए, तो अगर हम लोग कुछ को हेल्दी कुछ खाना हो और जल्दी जल्दी चलते चलते खाना हो, आई प्रेफर टू गो टू सबवे। व्हाई? बिकॉज इट इज हेल्दी, इट इज वेरी फास्ट। मेरे दोनों पर्पज है, मैं जा रहा हूँ कहीं रास्ते में, आई विल प्रेफर टू हैव समथिंग to eat which is quick, which is healthy, but which is also a fast lunch for me. My ideal place is Subway. तो Subway की पोजीशनिंग क्या है? Subway यही कहता है, Subway पे हम ये इस पिज़्ज़ा खाने नहीं जाते, Subway पे हम हेल्दी फूड खाने जाते हैं। फटाफट मिलता है और जल्दी मिलता है, और फीलिंग वही जो रिचनेस उसकी है, जो वो आपको मिलती है। एंड इट इज रेडी टू ईट, इट टेक्स मिनिमल टाइम टू प्रिपेयर, एंड इट इज माइक्रोवेवेबल। अगर मैं चाहूँ पैक करा के भी बाद में भी उसको गर्म करके खा सकता हूँ। एंड दैट बिल्ड इट मीन्स दैट द ब्रांड कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट इज रिलायबल एंड हेल्पफुल। और यही वैल्यू बेस्ड पे ऑफ जो है, यही मेरी अकॉम्प्लिशमेंट है कि मैं बार बार सबवे जाता हूँ। उसी बात को मैंने फिर दोबारा से रिपीट किया। और ये जो ब्रांड कैरेक्टर और जो वैल्यू बेस्ड पे ऑफ है, ये दो के इर्द गिर्द ही अगर हम बात को रखेंगे, वी विल बी एबल टू पोजीशन आवर प्रोडक्ट्स बेटर। कुछ एग्जांपल लेंगे मैं आपको उकसाने के लिए। अगर आप ये प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, इसकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी आप कैसे बनाएंगे। ये जो शिप है, अगर आप इस तरीके का बनाते हैं कोई हैंडीक्राफ्ट, मैंने ऐसे 7-8 एग्जांपल रखे हैं। फर्स्ट आई विल टेक नॉर्मल क्वेश्चन एंड देन आई विल कम टू दैट, बिकॉज आई वांट टू एंगेज ऑडियंस आल्सो, ताकि आपका दिमाग उस तरफ दौड़े जहां पर मैं आपको लाना चाहता हूं। पहले आपके जनरल क्वेश्चंस और करके फिर मैं 6-7 ऐसे फोटो लेके आया हूं, जिसमें कि मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा स्ट्रगल करें, एक दूसरे को सुने, संवाद करें। क्या मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची तो मैं एक और प्रयास करूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। प्यारे मित्रों, मैंने 1 घंटा 10 मिनट बोला, अब समय आपका शुरू हुआ। मोस्ट वेलकम। फिर मैं 2-3-4 पिक्चर्स हैं मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपका मुझे स्वागत रहेगा। चैट बॉक्स में मैं खोल लेता हूं चैट बॉक्स आपका, और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, वेलकम। कैन यू टॉक अबाउट करंट इंडियन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सी लाइक व्हाट कस्टमर सोल्यूशन कैन इंडियन एक्सपोर्टर रिजॉल्व। ऐसे कॉस्ट कटिंग इज ए, आई मीन यस, प्रियंका हिरवानी का सवाल है। कॉस्ट कटिंग इज ए पेरेनियल, आई मीन इज ए पेरेनियल एक्सरसाइज। यू कैन नॉट से कि ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्या होगी। अल्टीमेटली मैं मैडम को बहुत तरीके से समझाना चाहूंगा। देखिए जरा सा मैडम, मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसका समझिए। देखिए, व्हेन वी सेगमेंट ए प्रोडक्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कस्टमर की बाइंग पावर क्या है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। हमारे घर में अक्सर पर्स होता है, एक पर्स हम लोग बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट में भी पर्स बनते हैं इस तरीके से। पर्स अगर देखो जरा, एक पर्स की जरा कीमत देखना जरा सा। अगर मैं यूरोप में एक पर्स बाय करता हूँ अगर, तो वो $60, $40, $60, $80, $100 तक भी जा सकता है। लेकिन $40, $50 तक मुझे एक $40 से $50 तक
यूरो तक मुझे एक पर्स मिलेगा 40 से 50 यूरो तक। अब इसको दूसरे तरीके से चाइनीज ने क्या किया, ये इंडियंस थे, जैसे शू, अगर मैं शू लेने जाता हूं, मैं आपको बताऊं आज की डेट में अगर मैं शू लेने जाता हूं, मेरा तो साइज ही 12 नंबर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और मैं जर्मनी एजुकेशन के लिए गया, मैं शू लेने गया तो शू मिल रहे थे मुझे याद है 120 यूरो के। ये बात है सन 2005 की। मेरा मन ही नहीं हुआ 120 यूरो खर्च करने का, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम कैलकुलेशन आ गया। मुझे याद है कि उस समय कोई ऐसे 55-56 रुपए का यूरो होता था, आज 70-80 रुपए का है, 75 रुपए का है। प्यारे मित्रों, 55 रुपए से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 12×5 = 6,000 रुपए का जूता 2005 में। मैंने कहा नहीं, 2 महीने रह गए, इसी से काम चलाएंगे किसी तरीके से। और मैं क्विक फिक्स लाया, जहां जहां से मेरा जूता थोड़ा सा लीक हो गया था मैंने उसको रिपेयर कर लिया, लॉक हो गया, वो 2 महीने चल गया। क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी कैलकुलेशन लगा ली। मैडम देखिए जरा सा कॉस्ट की कैलकुलेशन लगा ली कि जूता 8,000 रुपए का, 2005 में 8,000 रुपए खर्च करने का मन नहीं हुआ। आज तो खर्च कर सकते हैं 2020 में, लेकिन 2005 में ऐसा लगा नहीं। उस समय सैलरी भी ऐसे मिलती थी, मुझे याद है गवर्नमेंट की सैलरी कम होती थी, 6 पे कमीशन में ही भला हुआ सरकारी कर्मचारियों का, कोई 35-1,000 रुपए सैलरी मिलती थी। तो ऐसा लगा यार नहीं, 8,000 रुपए नहीं खर्च करेंगे, इतने का जूता थोड़ा पहनना है हमें। प्यारे मित्रों, वही जूता जब ध्यान से देखना जरा, बाद में रिटेल चेनें आई, चाइनीज ने क्या किया, वही उनका क्या है, यूज एंड थ्रो। उन्होंने वही चीज, वही जैकेट, हिंदुस्तान वही जूता जो है $20 का, 20 यूरो का, प्रियंका हिरवानी जी, वही जूता चाइनीज ने 20 यूरो में डिजाइन कर दिया, $20 में डिजाइन कर दिया, और उसकी बम्पर सेल आई। जैसे हमें यह देखना कि बड़ा चंक है। अब एक ऐसा जर्मनी में एक वर्ग तैयार हो गया, यूरोप में तैयार हो गया, यूएस में तैयार हो गया, जिसका काम ही है पहनो फेंको पहनो फेंको। अब वो जो पहले ड्यूरेबल जूता पहनने का मतलब स्टेटस, दिखना, कपड़े की लेदर की क्वालिटी, ये नहीं है। अब तो ऐसे ऐसे लेदर आ गए हैं कि जो लेदर से निकलते ही नहीं है, कनाडियन लेदर, पता नहीं कौन कौन से लेदर आ गए हैं आजकल। प्यारे मित्रों, उन्होंने $25 का, $30 का जूता मार्केट में उतार दिया। इसी प्रकार से पर्स $10 से लेके $5 से लेके $15 थे। उन्होंने देखा मेजर चंक क्या है, जब आदमी नया नया रिच होता तो उसको जो चीज सामने मिल जाए, यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट आ गया, और चाइनीज बिकम फार मोर सक्सेसफुल, इंडियन शू मैन्युफैक्चरर रिमेन बिहाइंड। ऐसे पर्स में इंडियन पीछे रह गए, जो कि बड़े थे, पॉपुलर थे, अच्छा प्रोडक्ट था, ड्यूरेबल प्रोडक्ट था, पर सही सेगमेंटेशन, सही कॉस्टिंग नहीं हो पाई। कस्टमर की पर्स क्या है, उसकी पर्स को पहचानो, उसी हिसाब से अपना सी डिसाइड कर लो। बीइंग ए ट्रेडिंग कंपनी, हाउ कैन ग्रैब बिल्कुल, मैं मैडम यशिका जैन जी आपको बताऊंगा 3-4 मेथड की किस तरीके से हम कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं। मैडम नंबर 1 बहुत इजी तरीका है, सबसे बड़ा, पहली बात तो आप पोटेंशियल मार्केट पहले ढूंढो। ये नहीं कि कहीं भी प्रोडक्ट के लिए तैयार हो जाओ, ये देखो कि इस प्रकार का प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट हो कहाँ बिक सकता है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में बहुत जरूरी है बाइंग हाउसेस के साथ में अटैचमेंट, नंबर 1। दूसरा, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन, अच्छी वेबसाइट, अच्छा लिटरेचर आपका, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर जरूरी है। और ईपीसीएच आपको बहुत फैसिलिटेट करती है अंडर वेरियस स्कीम्स। स्मॉल एक्सपोर्टर को विशेष फैसिलिटेशन है, क्योंकि डिफरेंट स्कीमों में उनके लिए अलग से बजट रखा गया है, विच यू कैन लेवरेज। प्लस अच्छे बाइंग हाउसेस से जुड़ना, कोई अच्छा बाइंग हाउस इंडिया का हो या अब्रॉड का हो, इंडिया का हो, इंडियन किसी से लिंक्ड हो, ये बहुत फैसिलिटेट करता है मित्रों। इसके अलावा बायर्स डायरेक्टरी मिल सकती है आपको क्विंट एसेंशियल पे, ट्रेड मैप पे, डन एंड ब्रेड स्ट्रीट से, यहां से आपको बायर डायरेक्टरी भी मिल सकती हैं, जो कि आप लेवरेज कर सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक आजकल बायर डायरेक्टरी आती हैं, आपको डिफरेंट फेयर्स होते हैं, ईपीसीएच भी बायर डायरेक्टरी निकालती है। बट पहली बात, व्हाट यू आर सेलिंग, वेदर दैट वैल्यू इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर और नॉट। अगर कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करोगे, पसंद आ जाएगा उसको। मैडम इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं, टेस्टिंग एजेंसीज जो आजकल है, उन्होंने भी अपनी डायरेक्टरी निकालना शुरू कर दिया है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जब भी कोई ऐसा फोरम हो, चेंबर का हो या उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, सो दीज आर द पॉसिबल एवेन्यूज। व्हाट कैन बी, ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन, नुमाइश में जाना ही जाना है, कुछ ना कुछ दिखाना ही है, अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे कोई नहीं पूछेगा। अच्छी वेबसाइट हो, अच्छा लिटरेचर हो, अच्छी प्रोडक्ट हो। नंबर 2, बायर डायरेक्टरी होनी चाहिए, अच्छे बाइंग एजेंट के साथ जुड़ना ही जुड़ना है। मैडम हिट एंड ट्रायल पेज ऑफ, आपको बार बार अपने चीज को पोजीशन, रीपोजीशन, बार बार आपको लोगों को भेजना है। इसके अलावा एक चीज मैं जरूर कहूंगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉज ट्रेवलिंग वन टाइम, आज से कोई 16-17 साल पहले, आई वॉज ट्रेवलिंग टू कैमरून, मैं दुआले जा रहा था, मेरे साथ एक तमिलनाडु का जेंटलमैन था,
उनसे थोड़ी देर बाद, जैसे इंडियन होता है ना, चुप नहीं रह सकता आदमी, तो मैंने पूछ लिया क्या करते हो जी आप? उन्होंने कहा जी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ फार्मास्यूटिकल का। बोले जी मैं पढ़ाता हूँ। आपस में बातचीत हो गई, फिर दो इंडियन हो तो फिर तो कहीं ना कहीं गप्पा लड़ाई लेंगे। और दुबई से हम बैठे थे, दोनों इंडियन थे, बातचीत शुरू हो गई। और दुआला जा रहे हैं, एमिरेट्स की फ्लाइट्स है। मैंने पूछा आप कैसे? बोला जी मेरे ना क्लाइंट की मदर की डेथ हो गई है, और वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता है। उस कल्चर में ये माना जाता है कि अगर कोई मर जाए ना, तो 24 घंटे पूरी फैमिली उस ट्राइब में बैठ के उसकी पूजा करती है। और उसमें ये बहुत पायस माना जाता है उस कल्चर में, जो जो कैमरून की कल्चर है, जिस ट्राइब की है। और कई बार वो जिंदा भी हो जाता है। कई बार ऐसा मिथ होता है, कोई मर के वैसे जिंदा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसी स्टोरी सुनी है हमने भी गाँव में कि मर के कुछ लोग जिंदा, और वो प्रे करते हैं कि ये दोबारा जिंदा हो जाए। और फिर 24 घंटे उसको रखने के बाद फिर उसको वो लोग जो है दफना देते हैं। ये वहाँ की कल्चर है, ट्राइबल कल्चर में। तो मैंने कहा जी आप बोले जी मैं अगर उस प्रेयर में शामिल हो गया, ये मेरा एक बहुत रिलेशनशिप बॉन्डिंग एलिमेंट होगा वहां की कल्चर में। अगर मेरा जो सबसे बड़ा बायर है कैमरून का, अगर मैं शामिल होता हूं, देखो मैं भले चीज उसको महंगी बेचूं, रिलेशनशिप अरब अरब कंट्री में क्या है? पहले रिलेशनशिप, ट्रस्ट, लॉयल्टी। अरब में अरेबियन विल इन फर्स्ट फाइंड हाउ वर्दी of relationship you are. Madam Yashika, we Indians are not very good in investing in relationship, and I think that we must invest in relationship. When we invest in relationship, काफी बात आगे चली जाती है। जो मैंने चीजें बताई वो तो किताबी है कि भाई इस तरीके से हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना भी बहुत बड़ा पे ऑफ होता है लाइफ में। दैट यू मस्ट फैक्टर। सुमन चेलानी का सवाल है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री मार्केट? देखो सर, मैंने आपको कहा मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा अभी। ये आपको एक एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, मोटा मोटी मैं बताऊं जैसे आपको कहने के लिए। अब सुमन चेत नानी जी का ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए अब आप कलर है, अब कलर देखिए, हर मुस्लिम कंट्री में ग्रीन इज ए प्रेफर्ड कलर। जहां भी मुस्लिम कंट्री में जाओ, हमारे यहाँ मॉस्क में जाओ, अफ्रीका में जाओ, मैं जाता हूँ, गल्फ में जाओ, हमेशा मस्जिद के ऊपर ग्रीन कलर होगा। मलेशिया भी एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ की 80% आबादी मुस्लिम है, पर वहाँ ग्रीन कलर इज ए नेशनल डिस्टेस्ट। थोड़ा आपको ना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ, आप लोग पढ़ें, कल्चरल गाइड्स सब लोगों को मैं देता हूँ, quintessential.com, www, मैं यहाँ लिख देता हूँ quintessential.com। बहुत अच्छी वेबसाइट है। मेरी सारे एक्सपोर्टरों से रिक्वेस्ट होगी, एक दिन एक कंट्री के बारे में जरूर पढ़ो। जब आप पढ़ते हो थोड़ा सा, और पढ़नी किताब नहीं है, ब्लॉग्स पढ़ने हैं, या मैं एक वेबसाइट दे रहा हूँ क्विंटेसेंशियल, KWINT, क्विंट इसेंशियल, जैसे हम इसेंशियल लिखते हैं, ESSENTIAL, quintessential.com। अभी भी गूगल पे मैं लिंक भेज दूंगा सर को, पंकज खट्टर सर को मैं लिंक भेजूंगा, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। www क्विंटेसेंशियल, जहां बैठे हो गूगल पे टाइप करो, मिलेगा क्विंटेसेंशियल। वहां कल्चरल गाइड्स होती है हर कल्चर में। जैसे मैं बताऊं, मैं अफ्रीका चला गया एक बार, उन्होंने घर पे डिनर पे इनवाइट कर लिया, मैं उनके घर पे चला गया, तो वहां की कल्चर में ये जरूरी था। ये सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस है सन 2002 का। मैंने FT नया नया ज्वाइन किया और यंग आदमी था, उन्होंने खाने पे इनवाइट कर लिया, बाहर गया, बोले जी हम शाकाहारी खिला देंगे, मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ। तो मैं जी चला गया और मैं जाके जी बैठ गया उनके सोफे पे, और वो जी लेडीज ने अपना थोड़ा बहुत देर बनाया। 3 घंटे बाद हमने सोचा इससे अच्छा तो यार कहीं होटल पे खा लेते, भूख लगी हुई, इंडियन आदमी को जल्दी भूख भी लग जाती है 8 बजे। बड़ा परेशान में। बाद में मुझे पता लगा इस कल्चर में अगर आप खाने पे इनवाइट किए गए हो तो आपको आके साथ में मदद करनी होती है खाना बनाने में। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जाके सब्जियां भी कटवाता जिसने मुझे इनवाइट किया है, और टेबल भी लेकर आता, और वो सिर्फ किचन में खाना बना के लाते। ये वहाँ की कल्चर का पार्ट है। ये मैंने पहली बार सीखा, फिर मैंने ये कल्चरल गाइड बाय करी। अब मैं ये पॉइंट बना लिया जिंदगी में सुमन जी कि मैं जिप्स भी जाऊं उस कल्चर को समझूं, ताकि मैं कोई गलती ना कर बैठूं। इंसान है, फिर भी भूल चूक हो जाती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रेफरेंसेस को और इसको अगर ढूंढना है तो थोड़ी सी रीडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने गोल्डन कलर का आपको एग्जांपल दिया तो मिल जाएगा। ये मेरा अपना अपना रिसर्च थी, लेकिन इसके अलावा आजकल काफी डॉक्यूमेंटेड ऐसी चीजें आ गई हैं। अनस खान जी का सवाल है, व्हाट इज द अदर वे टू एक्सपेंड एक्सपोर्ट बिजनेस रादर देन एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर? सर आजकल डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन सेलिंग से लीड क्रिएट होती है, और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे क्लिक, बहुत सारे इस तरीके के पैकेजेज आ गए हैं जो कि आपको बताते हैं लोग क्या ढूंढ रहे हैं, किस चीज को ढूंढ रहे हैं। गूगल से लीड मिलती है, गूगल लीड मिलती है। तो टेक्नोलॉजी को अनस खान जी और आप ज्यादा यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट द कस्टमर वांट्स इन ए पर्टिकुलर कंट्री। रवि रेला जी का हेलो सर। हेलो रवि जी, आपको नमस्कार, थैंक्स फॉर अवेलेबल गाइडेंस, प्लीज डू लेट अस नो समथिंग ऑन
पेंटिंग बिजनेस, आई विल कम टू दैट, नो प्रॉब्लम प्रियंका. व्हाट जनरल सॉल्यूशन आर बायर लुकिंग फॉर? देखो, जब भी कोई आदमी हैंडीक्राफ्ट खरीदता है तो ये उसके स्टीम्ड नीड होती है, या तो इंस्टेंटवर्ड नीड होगी, बहुत जल्द चलते कुछ भी खरीद लिया. मैं जाता हूँ बच्चों के साथ कभी कभार घूमने, निकले गुरुद्वारा बंगला साहब से, अब तो खैर एक साल नहीं जा पाए, लेकिन कहते चलो जनपद का एक चक्कर मार ले. एक वो पंजाबी में एक कहावत होती है, गेड़ी मार लो, तो एक गेड़ी मारने चले जाते हैं. एंड माय वाइफ एंड अप बाइंग ए वो द स्टोल और एक स्कार्फ मल्टी कलर के वहां अच्छे अच्छे, या कुछ पेंटिंग, या कुछ केवल सोफे बिछाने के लिए ऐसे. ये तो इंस्टेंट वर्स, ये होती है $10, $20, $30, $40, $50, $60, $70, मैं कहूंगा $100 तक. आदमी रस्ते रस्ते $100 की परवाह नहीं करता. गया मॉल में जी, सामान रखा था जी, अच्छी लगी बात जी, बस दिल को भा गया जी, ले लिया जी. जैसे मैं जनपद पे लेडीज है, अक्सर वो टॉप्स या कुछ और सामान ऐसे, माला कुछ ना कुछ, या कुछ एक ऐसे आइटम रही है, ये वहां लगा देंगे, ये माला है, ये सजाने के लिए, ऐसा 200-400-500 रुपए आदमी, $1000 हिंदुस्तान का देखता नहीं. प्यारे मित्रों, इसके अलावा सेकंड आपको डेवलप करना पड़ेगा प्रोडक्ट एज पर व्हाट बेनिफिट्स, यूनिक बेनिफिट्स इट ऑफर टू कस्टमर. और मैं कहा मेरे पास अभी 4-5 एग्जांपल और हैं, आ जाओ. व्हाट इज द अदर वे टू एक्सपेंड, अच्छा हो गया. रेवल रेला जी का सवाल हो गया. जनरल सोल्यूशन लुकिंग, आई मीन B2B बायर्स. यस, देखो मैडम, B2B बायर्स में बहुत सारी चीज जब हम सामने रखते हैं, वी understand the expectation of the customer, and on expectation rather than you investing much time, you tell the customer what he wants, क्योंकि ultimately buyer is important. Buyer is most important in the whole process, so it is important कि हम buyer को समझे what the buyer wants. Buyer is a king, वो ही important है. उसकी जरूरत क्या है, first you try to find out that, and based on that you build your product. Any other questions, sir? Okay, no problem. We can come and now we can jointly struggle and endeavor. राजेश रावत जी, 5 मिनट और ले सकता हूँ, 5-6 मिनट. प्रोफेसर, यू आर मोस्ट वेलकम प्रोफेसर. हाँ, जरा देखो सर, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके सवाल बहुत कम आए. मैं आपसे चाहूंगा, अगर ये जहाज आपको, ये हैंडीक्राफ्ट पर आपका प्रोडक्ट है, आप सोचो कि मेरा प्रोडक्ट है ये, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप इसको कैसे पोजीशन करोगे. एनी वन ऑफ यू, क्योंकि आपका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है सर पूरे प्रोसेस में. एनी वन ऑफ यू कैन स्पीक सर. आप इस जहाज को, चलो मैं सर बताऊं, जो शिप्स हैं अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से जाने जाते हैं. प्रोफेसर साहब, हाँ जी, विश्वजीत स्वयं साहब ने लिखा है नीचे चार्ट में. अच्छा, सॉरी मैं देख नहीं पाया, मैं देख लेता हूँ. अच्छा, डेनमार्क. हाँ जी, अच्छा, चार्ट में लिख रहे हैं इन डेनमार्क. अच्छा, चैट सेक्शन में. अच्छा, चैट सेक्शन में क्या लिखा, कहाँ, किन्होंने लिखा सर, मैं नाम बताएंगे जरा सा. विश्वजीत स्वयं लिख रहे हैं इन डेनमार्क. देन आपका अंकित जैन लिख रहे हैं नीदरलैंड्स एंड इंग्लैंड. मुझे नहीं मिले सर ये, मुझे केशराव आचार्य, रवि रेला यहीं तक मिले बस. नीचे आइए उसमें. उसके नीचे नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं आया सर. चैट में कोई चैट हाँ, में देखिए. हाँ, चैट में ही है, चैट खोल रखी सर मैंने. दो है, Q&A है, चैट है, दो चीजें हैं. अच्छा, तो आप Q&A में चैट में खोलिए. अच्छा, मैं चैट ऑप्शन है. अच्छा, वहाँ, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है. हाँ, यस, ठीक. शिप विल शो डायरेक्शन ऑफ एयर, वेरी गुड. a sign of happiness, very good. A sign of life going or sailing well, very good. I appreciate. ये जो शिप है, ये बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने, एंड आई अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू. एक्चुअली यूरोपियन कल्चर में दिस इज कंसीडर्ड टू बी ए साइन ऑफ वेल्थ. जहाज आना ही ये माना जाता है कि ये तकदीर बदलने का खेल है. लोग ये मानते हैं कि जहाज आया तो दौलत आई घर में. अक्सर आप देखोगे यूरोपियन के घरों में बहुत बड़े बड़े जहाज अक्सर ड्राइंग रूम में रखे होते हैं. वहाँ की कल्चर में ये माना जाता है कि ये जो जहाज है ये दौलत का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, और क्या कहते हैं, गुड वेल्थ का प्रतीक है. ये कैसे बंद होगा मुझसे, समृद्धि का प्रतीक है. ये तीनों सवाल बिल्कुल सटीक, जिनके भी 3 लोगों के आंसर्स थे, आई अप्रिशिएट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. बहुत बढ़िया सर. ये हैंडीक्राफ्ट क्या ये किसके लिए सुटेबल होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं. इफ यू हैव टू पोजीशन इट,
ये जो हाउस है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप लोग लिखे, मैंने अब चैट बॉक्स ही खोल लिया है, बहुत बढ़िया सा। मैं पहले क्वेश्चन आंसर में था, सॉरी। बायोडिग्रेडेबल, वेरी गुड, वो भी था। अच्छा सर, अगर ये हाउस है, इफ यू हैव टू सेल दिस हाउस, हाउ यू वुड लाइक टू पोजीशन इट? किड्स, वेरी गुड, और प्रियंका हेरवानी जी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इट इज गुड फॉर ए एज ग्रुप फ्रॉम 8 साल से लेके और 28 साल तक। ए न्यूली वेड कपल वुड आल्सो लाइक टू ओन ए हाउस, मैं आपको बताऊं। और वो भी एक अपना आशियाना, एक अपना घर ढूंढता है, और जब वो ऐसा कोई घर बाय करता है तो वो उसमें अपने सपने, अपने फ्यूचर देखता है। अभी उसने घर ओन नहीं किया, दिल्ली में नया नया आया, न्यूली वेड कपल, दे वुड लाइक टू ओन इट सच ए हाउस। किड्स तो लेंगे लेंगे, बिल्कुल सही सवाल। ये देखिए सर, आपके सामने एग्जांपल्स ऑफ पोजीशनिंग ऑफ दिस हैंडीक्राफ्ट, इसको आप कैसे पोजीशन करेंगे? फॉर गिफ्टिंग, रियल एस्टेट एजेंसीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल। ये यूटिलिटी प्रोडक्ट, जो कि पेपर रखने के लिए, मैगजीन रखने के लिए, यस, वेरी गुड। इंडियन कॉटन इज कंसिडर्ड चीप, नॉट गेटिंग सेम पोजीशन एज, हाउ कैन वी इंप्रूव द पोजीशन ऑफ इंडियन कॉटन आइटम्स? मैगजीन रैक, लेटर रैक्स, यस, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, ये बहुत बढ़िया सर। ये बहुत सारे एग्जांपल, लास्ट स्लाइड है मेरी। ये जो आउल है, ये क्या सिग्निफाई करता है अलग अलग कल्चर में? आउल, अगर मैं यूरोप में बेच रहा हूँ, यूएस में बेच रहा हूँ, और इंडिया में बेच रहा हूँ, और अफ्रीका में बेच रहा हूँ, व्हाट डज आउल सिग्निफाई? Mexico, it is a sign of intelligence, yes. Curiosity, good luck, yes. Sir, in US and Mexico, it is a sign of intelligence. In Europe, it is a good luck, ठीक है। और इन इंडिया में इसको हालांकि 2 तरीके से देखा जाता है। मैं बताऊं, हमारे यहाँ इसको, जो बचपन में हमें बताया गया कि उल्लू आना अच्छा नहीं है, टू बी वेरी, इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ बैड लक। But subsequently, when I explored literature, then I found that owl is in fact is a very intelligent animal. ये इसके लिए इंडिया में मिथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ गुड लक। सिमिलरली ये कुछ सर और आप एंडेवियर करें, ये प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, यू जस्ट कैन गो थ्रू। विद दिस आई एम डन सर, इट इज योर टाइम सर, फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर, यू आर वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन सर? चैट बॉक्स में देख लो एक बार। प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल। माई कॉन्टैक्ट डिटेल, बेस्ट डिटेल कॉन्टैक्ट इज राजेश रावत सर। आप उनसे संपर्क में रहें और हम उनसे संपर्क में रहते हैं। माई बेस्ट कॉन्टैक्ट इज EPCH, दैट इज माई टेम्पल। मैं वहीं आके वर्शिप करता हूँ, और आप इस मंदिर को, इस गुरुद्वारे को, इस चर्च को ना छोड़ें। हम यहीं मिलेंगे, और यही मेरा कॉन्टैक्ट है। बाकी मेरी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, बट आई विल अप्रिशिएट इफ योर ईमेल इज रूटेड थ्रू राजेश रावत सर, ताकि हम लोग टच में रहते हैं। आप लोग लिखें राजेश रावत सर जी को, EPCH को भी पता रहता है कि हमने ये प्रोग्राम किया तो हमारा क्या फुटफॉल आया। देखिए, वी वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा भी एक अपनी बिलिंग होती है, एक अपना सिस्टम होता है रिकॉर्ड्स का। मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज आप सर से टच में रहें, और सर मुझे फॉरवर्ड करते रहेंगे। आई विल कीप ऑन आंसरिंग विद ए कॉपी टू सर, ठीक है। प्लीज प्रोवाइड अस डिटेल अबाउट प्रोडक्ट, ये सिंगिंग बाउल मेड ऑफ ब्रास मेटल। ओके, नो प्रॉब्लम सर, वी कैन डू एनालिसिस ऑफ एनी प्रोडक्ट। सिंगिंग बाउल जो आपने बताया, अगर मुझे थोड़ा सा, मैं एक बार देखूंगा, फोटो स्नैप्स देखूंगा, एंड देन आई विल एबल टू फाइंड आउट लिटरेचर। ईमेल सर, मैंने आपसे कहा राजेश रावत सर, ये हमारे पंकज खट्टर सर, मैडम नीना शर्मा सर के साथ। बाकी मेरी वेबसाइट, सबसे बड़ा मेरा जो है, गूगल पे टाइप करो डॉक्टर राम सिंह IIFT, यू विल गेट माई डिटेल। डॉक्टर राम सिंह IIFT अगर लिखोगे गूगल पे, मेरी डिटेल मिल जाएगी। बट आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट आप लोग ईमेल लिखे policy@EPCH.com, और बाद में मुझे कॉपी करें, पर पॉलिसी पे जरूर कॉपी जानी चाहिए। बास्केटरी, मैंने आपसे कहा, इफ आई सी द प्रोडक्ट वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। if I see the photos, we will be able to get it done, ठीक है। Welcome. With this, over to Honorable Sir Rajesh Rawat ji, and by deep appreciations to our chairman sir for sparing valuable time with us, sir. Thank you, Professor. Thank you very much.
I hope today's session would have been very fruitful as always. Uh, and I think we have answered all the questions. And as Professor Singh has said, that in case if you wish to have any query resolved, do write into us. We have shared our email ID with you. And you also have the contact details of Professor Ram Singh. He is a faculty, senior faculty with IFT. If you go to the website of IIT and see the faculty section, you'll get all his detail there. So with this, I think our chairman is not there. So I think it's time to conclude the session. Thank you, Professor. Thank you very much. I would request all the participants who have joined us today to send in your feedback so that we can come up with new topics in future as well. And meanwhile, once again, we are fighting COVID. The fight is still on. I would request everyone to be safe, to keep washing hands, maintain social distancing, uh, keep yourself healthy. Thank you very much for joining us. Thank you. Thank you, Professor. Thank you.